हेलो, आवाज आ रही है? हाँ सर। वेरी गुड, वेरी गुड। नहीं हो Good morning, sir. Good morning, ma'am. I am Dr. Sakshi Sahari, convener of this program and head of the Department of Physics, Government College, Bichua, Chhindwara, Madhya Pradesh. I want to start the program by the grace of God, Goddess Ma Saraswati, and by the permission of our principal and patron of this program, Dr. R.P. Yadav, Government College, Bichua, Chhindwara. Sir, please give us the permission for starting the program. Yes, madam, please start. Thank you so much, sir. First of all, I want to call our respected principal, Dr. R.P. Yadav, for delivering welcome speech with few words. Nothing is impossible. Nothing is impossible. The word itself says, I am possible. Adhanir Acharya, Principal Sir. धन्यवाद मैडम। किसी का माइक खुला है, प्लीज बंद करें। सर प्लीज इंटरप्ट यू। आप लोग सभी अपना माइक ऑफ कर लीजिए, प्लीज अपने माइक्स ऑफ कर लीजिए। रंजीत भैसारे सर अपना माइक ऑफ कीजिए प्लीज। भैसारे सर अपना माइक ऑफ कीजिए प्लीज। ओके, थैंक यू। महाविद्यालय के फिजिक्स डिपार्टमेंट के द्वारा आयोजित और मध्य प्रदेश साइंस एंड टेक्नोलॉजी भोपाल द्वारा प्रायोजित राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के आयोजन के मौके पर हमारे सभी अतिथियों का, प्रतिभागियों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है, वंदन है।
आज के इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में हमारे नागपुर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर एस.जे. ढोबले सर, डॉक्टर आर.एस. चांडोक सर, प्रिंसिपल श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज जबलपुर। तीसरे वक्ता हमारे हैं प्रोफेसर ए.के. श्रीवास्तव सर, हेड डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, डॉक्टर सी.वी. रमन, यूनिवर्सिटी कोटा, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। प्रोफेसर नमिता ब्रह्मे मैडम, स्कूल ऑफ स्टडीज इन फिजिक्स एंड एस्ट्रोफिजिक्स, रायपुर यूनिवर्सिटी, रायपुर। हमारे सभी विद्वान वक्ताओं का महाविद्यालय परिवार की ओर से, आयोजन समिति की ओर से मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। महाविद्यालय के इस आयोजन में देश के कोने कोने से भाग लेने वाले विज्ञान प्रेमी हमारे सभी सहभागी इस कार्यक्रम में हमारे महाविद्यालय परिवार की ओर से मैं सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण डे सेलिब्रेशन बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है और हमारे महाविद्यालय के लिए यह गौरव की बात है कि यह महत्वपूर्ण दिन आज हम भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमारे समाज में बहुत सी भ्रांतियां हैं, बहुत सी अज्ञानताएं हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का कई जगह पर अभाव दिखता है। तो आज का दिन समाज कल्याण के लिए काम करने का दिन भी है कि हम वैज्ञानिक चेतना को जन जन तक, बहुत गांव-गांव तक, छोटी-छोटी जगहों तक, हर कम्युनिटी तक पहुंचाएं ताकि वैज्ञानिक सोच के आधार पर हमारा समाज और स्वस्थ समाज बन सके। आज इस पावन अवसर पर मैं महाविद्यालय की ओर से पुनः अपने सभी अतिथियों का, प्रमुख वक्ताओं का और सभी पार्टिसिपेंट्स का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और इस महत्वपूर्ण कार्य को करने के लिए जो टीम ने बीड़ा उठाई है, IQAC कोऑर्डिनेटर डॉक्टर पूजा तिवारी और इस कार्यक्रम की कन्वीनर डॉक्टर साक्षी सहारे और उनकी पूरी टीम को मैं बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। यह कार्यक्रम बहुत ऊंचाई को प्राप्त करेगा और इसका प्रतिफल हमारे समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। इस कार्यक्रम के आयोजन में टेक्निकल टीम में काम कर रहे हमारे साथी प्राध्यापकगण वैशाली गुप्ता जी, नवीन वर्मा जी, नवीन चौरसिया जी और कैलाश गाकरे जी, पूरी टीम बधाई की पात्र है। आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। कार्यक्रम आपका अच्छे तरीके से होगा और मैं तो गौरवान्वित महसूस करता हूं कि इतने बड़े बड़े विद्वान इस महत्वपूर्ण अवसर पर हमारे महाविद्यालय को आशीष देने के लिए, हमारे विद्यार्थियों को आशीष देने के लिए हमसे जुड़े हैं। ये वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर हम लोग जुड़े हैं। हम लोग की आदत है कि हम लोग सेमिनार्स करते रहे हैं फिजिकली मिलके, उसका दूसरा आनंद होता है, लेकिन वक्त का तकाजा यही है कि हम वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर ही थोड़ा सा हम कमी जरूर महसूस करते हैं। अगर यही बात आमने सामने होती तो शायद हम आपको और अधिक स्वागत सम्मान कर पाते। बहरहाल इस मौके पर अपने सभी प्रतिभागियों का, हमारे सभी प्रबुद्ध वक्ताओं का पुनः अभिनंदन करते हुए, स्वागत वंदन करते हुए और आयोजन टीम को शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को मैं विराम देता हूं।
धन्यवाद। आगे की कार्रवाई करने के लिए मैडम साक्षी सहारे, प्लीज। Thank you so much, sir. Every woman's success should be an inspiration of another. We are strongest when we cheer each other on. She always cheered not only me, all the college and all the ladies of our college. I would like to call her for welcoming the guest, Dr. Pooja Tiwari ma'am, IQAC coordinator, head of the Department of Sociology. She is playing a lot of different role in our college. Ma'am, please come and deliver your lecture. थैंक यू साक्षी। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर उपस्थित आदरणीय प्राचार्य महोदय, मुख्य वक्ता प्रोफेसर ढोबले जी, डॉक्टर चंडोक जी, डॉक्टर श्रीवास्तव जी, डॉक्टर नमिता जी और कार्यक्रम की हेड साक्षी सहारे जी, समस्त सम्मानीय उपस्थित गण जो हमारे साथ जुड़े हैं इस वेबिनार से, सर्वप्रथम प्रमुख वक्ताओं को मैं अपनी ओर से IQAC की ओर से बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देती हूं कि आप इस कार्यक्रम के द्वारा हमारे विद्यार्थियों को सारगर्भित जानकारी देने के लिए सहर्षी सहमत हो गए। आज जैसा सर्वविदित है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो मनाया जाता है वो CV रमन को जो नोबेल प्राइज मिला था 28 फरवरी 1930, उसके बाद से हर साल मनाया जा रहा है। और ये नोबेल प्राइज जो मिला था वो उनके रमन इफेक्ट खोज के कारण मिला था कि उन्होंने ये बताया था कि जब प्रकाश की किरणें किसी पारदर्शी पदार्थ से सतह से गुजरती हैं तो वो आती है, यानी उसमें कुछ चेंज हो जाता है। तो ये उनको जो नोबेल प्राइज मिला है वो प्रकाश प्रकीर्णन के कारण मिला हुआ है। बाद में उनको 1954 में हमारा सबसे बड़ा अवार्ड भी मिला, भारत रत्न जिसको कहा जाता है। तो इस तरह से जो हर साल हम लोग राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं उसका प्रमुख उद्देश्य जो होता है वो बच्चों में, लोगों में, आम लोगों में साइंस के प्रति जागरूकता लाना होता है। तो इस तरह से प्रथम विज्ञान दिवस 28 फरवरी 1987 को प्रथम बार मनाया गया और इस तरह से हम आज आगे सारगर्भित जानकारियां सारे जो हमारे प्रमुख वक्ता है उनसे सुनेंगे। तो पुनः एक बार साक्षी सहारे मैडम और उनकी पूरी टीम और साइंस फैकल्टीज के सभी फैकल्टी मेंबर्स को IQAC की ओर से और मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई कि ये पूर्णतः आपका सफल होगा, इसमें कोई गुंजाइश है ही नहीं। तो मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और साक्षी को पुनः एक बार धन्यवाद देती हूँ कि बोलने के लिए मुझे बुलाया और आप लोगों ने मुझे सुना। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, ma'am. Now I want to tell about Science Day. Every year, February 28th is observed as the National Science Day. This day holds a special place in history. On this day, India's greatest scientist came up with his historic invention, Raman effect. He even won the Nobel Prize for his discovery. From that day, February 28th is observed to make the great discovery of C.V. Raman. To mark the anniversary of India's greatest discovery, Raman effect, the Government of India facilitates scientists who played an eminent role in the field of science. The objective of this day is to motivate the student to try their hands in the field of science. This year, the theme for National Science Day 2021 is Future of STI, Impact on Education, Skill and Work. Dr. C.V. Raman was a renowned scientist and he was born on November 7, 1888 in Tamil Nadu. He did his bachelor's and master's in physics from the Presidency College in Madras. He also got a government job, but even after that, he participated there in many science competitions. Later, he got a scholarship from the Government of India for his role in the field of science. After this, he did many discoveries from the harmonic nature of the tabla and mridang to the optional behavior of many pigmented material. He was also awarded the highest civilian award in 1954. Now,
Welcome to all my participants, resource persons, students, researchers, friends, my colleagues, and my relatives. My relatives who are related to organize this program with me. I would like to welcome and my eminent speakers, Dr. S.J. Dhobli, Professor at Nagpur University, Nagpur. I have lots of words and lots of feelings for you, sir, for your support. But I have few times to express my feeling because I and my friends also don't want to listen me. They want to listen you. I would like to welcome another great spiritual personality, Dr. R.S. Chandok, Principal, Sri Guru Tegh Bahadur Khalsa College, Jabalpur. I want to share that conversation word to word. That is very interesting for your personality, sir. I was calling, sir, मैं छिंदवाड़ा से डॉक्टर साक्षी सहारे बोल रही हूँ और मुझे इस वेबिनार कराना है और मैंने आपका लेक्चर सुना था, मुझे बहुत अच्छा लगा. सर सेज टू मी, हाँ मैम ठीक है, ओके कब? मैंने कहा सर आज 10 तारीख है, मुझे 12 और 13 में कराना है. ओह 12 13 ठीक है मैम, ओके सर 12 या 13 कोई भी डेट चलेगी मैम, आप डिसाइड कर दीजिए. सर टाइम बता दीजिए प्लीज. नो मैम ठीक है चलेगा. ओ माय गॉड, इतना सिंपल और सहज हो सकता है, मुझे आज समझ में आया. इसीलिए कहते हैं कि लदे हुए वृक्ष हमेशा झुके हुए होते हैं. सर थैंक यू सो मच. आई एम वेरी थैंकफुल टू यू सर. वेलकम ऑल ऑफ योर माय फ्रेंड्स. बी विद मी. आई एम नथिंग विदाउट योर सपोर्ट. थैंक यू सो मच. एट लास्ट मैं एक बात और कहना चाहती हूँ. मेरे साथ टेक्निकल सेशन में टेक्निकल के लिए ट्विंकल मैडम भी काम कर रही हैं. थैंक यू सो मच मैम, आप बहुत अच्छा कर रही हैं. नाउ आई एम कॉलिंग डॉक्टर वैशाली गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी, गवर्नमेंट कॉलेज बिछुआ, एज चेयरपर्सन फॉर टेक्निकल सेशन फर्स्ट. शी बिलीव शी कुड, सो शी डिड. डॉक्टर वैशाली मैम, वैशाली गुप्ता. वैशाली गुप्ता मैम. Can you listen me, ma'am? Dr. Vaishali Gupta. Hello. हाँ मैम. Am I audible, ma'am? बिल्कुल. Am I audible? Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Good afternoon to one and all. On behalf of Department of Physics, Government College Bichua, I, Dr. Vaishali Gupta, with great pleasure and privilege, would like to welcome our eminent speaker, Professor Dr. S.J. Dhobli, in our first technical session of National Science Day 2021 celebration. Though it is the name that needs no introduction in the field of physics, but I will take a moment to highlight Dr. Dhobli's credentials. Sir has obtained his master's degree in physics from Rani Durgavati University, Jabalpur, Madhya Pradesh in 1988, and he obtained his doctorate in 1992 in solid state physics from Nagpur University, Nagpur. Now he is presently working as a professor in the Department of Physics, Rashtra Sant Tukroji Maharaj, Nagpur University, Nagpur. He has about 28 years of experience at undergraduate and postgraduate level and 27 years research experience. He is said among the top 2% scientists in the world in the prestigious list published by a team of scientists in the US Stanford University. During his research career, he has worked on the synthesis and characterization of solid-state lighting material and phosphorus for solar cell efficiency enhancement. Sir published 32 patents and few of them are already granted. More than 638 research papers are published in Scopus Indexing Journals and his H index is 33 and has 6,602 citation on Scopus. Sir citation on Google Scholar is 8,437 and H index is 38.
and I-10 index is 238. Sir successfully guided 64 students for PhD degree. He also edited 16 international books. Sir is an editor of Luminescence, the Journal of Biological and Chemical Luminescence, John Millay and Sons Limited publication. He is also a recipient of India's Top Faculty Research Award 2018 by Careers 360 for the top 10 researchers in India in physics on the basis of research paper published in the Scopus Research Database in the session 2017 and 18. He is also a fellow of Luminescence Society of India and fellow of Maharashtra Academy of Science. So here he will enlighten us with the topic importance of UVC light. Our audience are so. Without wasting much time, I would like to invite Sir. Over to you, sir. Over to you, sir. Yeah. Thank you, Vaishali Gupta. My slide is visible. Slides are visible. Hello. Yes, sir. Okay. So I will try to full screen that it is possible for everyone. Hello. Am I audible, sir? Yeah. I am audible to all. Yes, sir. Yeah, and my slide is visible, running properly. No, sir. No, okay. It's not running. Okay. Just Now it is running. Yeah. Yes. Yes. Okay. So I'm going to try this short route. Sir, Hindi. हाँ? Sir, Hindi, please. हाँ, हिंदी में. Okay. So first of all, thank you, Government College Bichua, for inviting me. Special thanks to Principal R.P. Yadav, sir. It is organized. This is a great event, Science Day, in a very small place in the Chhindwara district, Bichua. And for this purpose, IQC Director, Dr. Pooja Tiwari, is to take much more pain for this organization this month. But no doubt, it is the backbone of this Science Day, only and only one, Dr. Sakshi Sahare. So after the invitation of the Sakshi Sahare, there is no word for me. Okay, I'm ready for this talk anytime, anywhere, and in any type of the mode of offline or online. So मुझे बहुत खुशी है कि साक्षी सहारे ने आप इतना बड़ा प्रिंट लिया और आज सब बच्चों के लिए इतना अच्छा एक ऑर्गेनाइज किया और उन्हें इंस्ट्रक्शन दिए कि आप मुझे केवल हिंदी में बात करना है क्योंकि बच्चे हमारे हिंदी ज्यादा समझ पाएंगे तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि हिंदी बोलने का। आज इस साइंस डे में श्रीवास्तव सर है, मेरे एक दोस्त चांडक सर है, चांडोक, और हमारी एक कोलैबोरेटर है डॉक्टर नमिता ब्रह्मे है। ये सभी अपनी फील्ड में बहुत बादशाह हैं और इन सबको एक साथ एक मंच पे लाके बच्चों के लिए टास्क करना बहुत बड़ी बात है, लेकिन साक्षी सहारे को कौन नहीं बोल सकता, ये एक उससे बड़ी बात है। तो श्रीवास्तव सर हो, चांडक सर हो, मैं हूँ या ब्रह्मे मैडम हो, ये सभी एक ही आवाज में उसके लिए तैयार हुए क्योंकि 3-4 दिन पहले ही मैडम का फोन आया कि सर ऐसा मुझे पैसा गवर्नमेंट से मिला हुआ है और मैं ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करता हूँ। तो सभी ने एक सुर में हाँ बोला और आज पहली अच्छी बात है कि 12 बजे का टाइम उसने मुझे दिया था, 12 बजे ही मेरा टॉक शुरू किया, ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं आज ऐसा टॉपिक सर्च किया है कि जो आज अपने को बहुत फीलिंग देता है वो टॉपिक और लोगों को भी उनको अवेयरनेस होना चाहिए। सो आई विल सेलेक्ट माय टॉपिक इज द इम्पोर्टेंस ऑफ यूवीसी लाइट। तो अल्ट्रावायलेट सी लाइट, तो हमें पता है कि जो लाइट होता है उसमें अल्ट्रावायलेट, विजिबल, IR, 3 टाइप का अलग अलग रेंज होती है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में है। तो जो अल्ट्रावायलेट सी लाइट है 210 नैनोमीटर से 280 नैनोमीटर के बीच में इसकी वेवलेंथ होती है और इसका क्या क्या यूज है यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। Myself संजय जे डोबले, ऑलरेडी इंट्रोड्यूस किया, प्रोफेसर इन द डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, RTM नागपुर स्टेट नागपुर। मैं आपको और एक बात बता देना चाहता हूँ, ये छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के बिछुआ से एक ऑर्गेनाइज हो रहा है गवर्नमेंट कॉलेज से
और मुझे खुशी की बात है कि मैं भी आपके छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट का हूँ, प्रॉपर सौसा तहसील का हूँ। इस कारण मैं अपने घर में ही टॉक दे रहा हूँ, ऐसा मुझे एहसास हो रहा है। सो आई एम नॉट द गेस्ट, आई एम जस्ट द होस्ट ऑफ दिस साइंस डे प्रोग्राम। सो आरपी यादव सर, आपको इतना कुछ हमारे बारे में बोलने की जरूरत नहीं है, हम आपके ही हैं, आपके ही एरिया के हैं। ठीक है, हम यहाँ नागपुर में 30 साल से रहते हैं, तो नागपुर में हो गए, लेकिन हम एक्चुअली सौसर के छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से मैंने बीएससी किया, बाद में जबलपुर से एमएससी किया और पीएचडी फिर नागपुर से आके किया है। तो मैं अपनी टॉक की शुरुआत करता हूँ। तो सबका प्यारा एक वर्ड है जिससे बहुत परेशानी हुई है, जो है कोविड-19। कोविड-19 का मीनिंग होता है कोरोना वायरस डिसीजेस 2019, इसलिए इसको कोविड-19 बोलते हैं। इसका स्ट्रक्चर इतना अच्छा है कि देखने में ऐसा लगता है कि ये कितना गुणवान होगा। एक स्ट्रक्चर है, इसका सिंबल है, और जो इसमें दिखता है, इसमें स्पाइक है, अलग अलग कलर का एक स्ट्रक्चर है, राउंड कलर है, और इसका जो साइज है 120 नैनोमीटर इतना ही है। लेकिन साइंस की बहुत सी ये होती है कि इसको अभी स्ट्रक्चर को अंदर में क्या है, क्या स्ट्रक्चर है, इसकी खोज शुरू हुई, और जब ऐसे बारीकाई से देखा गया तो इसका ब्यूटीफुल ऐसा स्ट्रक्चर हमें ये मिला। तो जो अंदर में जो ये दिख रहा है, इसको हमें हम आरएनए बोलते हैं और या एंड प्रोटीन बोलते हैं। ये आप आधे में से कट करने के बाद एक्सरे के से जो मिनिमम वेवलेंथ वाली एक्सरे है उससे लिया गया है, तो इसको क्लियरली स्ट्रक्चर मिलता है। इसको स्पाइक बोलते हैं, जो स्पाइक फिर अपने लंग्स को पकड़ के ये लंग्स के अंदर में घुस जाता है और फिर अपना काम शुरू करता है और लंग्स को खराब कर देता है। और जो अगर इसको हमने ये स्पाइक है, इस स्पाइक को ही हमने कट कर दिया, पहले मार दिया, तो ये आरएनए को, तो इस जो स्पाइक है ये कुछ भी काम नहीं कर पाते। इसलिए अलग अलग टाइप के उपाय योजना की जा रही है। सैनिटाइजर से हाथ धोए जा रहे हैं, सैनिटाइजर से हाथ धोए तो ये जो आरएनए है इसका जो ब्रेक हो जाता है और ये कंप्लीटली कोरोना वायरस डेड हो जाता है। या साबुन के पानी से हाथ धोए जाए तो ये जो आरएनए है इसको डेड हो जाता है। तो ये दो उपाय फिलहाल अच्छे हुए, लेकिन ये कोरोना वायरस को कोरोना क्यों बोलते हैं? इट इज वेरी डिफिकल्ट। देखो ना, इसके ऊपर में कितने अच्छे स्टार लगे हुए हैं। कोरोना, ये वायरस नेम हैज बीन डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड्स कोरोना। लैटिन वर्ड है कोरोना, और कोरोना का मीनिंग होता है क्राउन। जो क्राउन की तरह दिखा, इसलिए उसको उनका नाम उन्होंने कोरोना रख दिया। जो 2019 में मिला तो उसको कोरोना 2019 और कोविड 2019 कहा जाता है। This morphology is created by the viral spike pamellars, and which are the protein of the surface of the virus. And this large spherical particle, which diameter is the 120 nanometer. इसका केवल diameter 120 नैनोमीटर। आप देख लीजिएगा, नैनो का जमाना है और इसका 120 नैनोमीटर का साइज है, जो आंखों से दिखता नहीं है, लेकिन इसका तहलका पूरी दुनिया में मचा रहा है। इसलिए जो छोटा होता है उसका बहुत बड़ी आवाज होती है, इसलिए किसी छोटे को बुरा छोटा मत समझिएगा। ये कोरोना वायरस ने हमें सिखा दिया है। तो एनवेलप ऑफ द वायरस इन electron micrographs appear as in the distinct pair of the electron dense shell। और जो कोरोना वायरस को सबसे पहले चाइना ने डिक्लेयर किया, वो भी पब्लिक हेल्थ अथॉरिटीज ने 31 दिसंबर 2019, यानी इसका एक साल से अब ऊपर में आ गए, और इसको सार्क यानी सर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम के नाम से जाना गया, जो वुहान डिस्ट्रिक्ट में मिला था। और उसके बाद इस पे बहुत से सर्चिंग चल रहे हैं। तो पहली ही चाइना ने 31 दिसंबर 2019 को बताया, तब मार्च 2020 को, यानी 89,000 केवल पब्लिक उसमें ग्लोबल में इससे अफेक्टेड थे। आज की संख्या इसके कई गुना है, और उसको लिख के यहाँ पे स्लाइड पे बता के सबको निराश नहीं करना चाहता, इसलिए मैंने जो पहले 2 मार्च की 2020 की संख्या थी वही लिखी, और बाद में उसको पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न ने जनवरी 30, 2020 को फिर से इसके बारे में बताया, और पेंडेमिक और मार्च 11, 2020 को इसको पेंडेमिक के नाम से डिक्लेयर किया। यानी पेंडेमिक यानी एक बड़ा सा एक जो रोग होता है, जो एक होता है, उसके नाम से जाना गया। फिर WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने
उसको डिक्लेयर किया पेंडेमिक के नाम से 11 मार्च 2020 को और अनाउंस किया उसको कोविड-19 के नाम से। और हम कोविड-19 को अभी तक झेल रहे हैं और कोरोना वायरस में ये बहुत अभी अप लिमिट पे चला गया था, बाद में डाउन हुआ और फिर से आज ये बहुत अपना थर्ड साइकिल में घुस चुका है। तो हमें उससे बचना जरूरी है क्योंकि इससे बहुत सारे डेथ भी हो चुकी है। और इसमें हर आदमी क्या कर सकता है, जब देश पे आपत्ति आती है, वर्ल्ड पे आपत्ति आती है, तो हर आदमी का कंट्रीब्यूशन होता है। कुछ लोगों की मैं बच्चों को स्पेशली बताना चाहता हूँ, जो आर्ट्स के हो, कॉमर्स के हो, साइंस के हो, उन सभी को बताना चाहता हूँ, कोई एक चीज एक पर्टिकुलर फैकल्टी की नहीं होती। क्या ये कोरोना वायरस है तो मेडिकल वाले का काम है, हमारा कुछ नहीं है, ऐसा सोचना सबसे बड़ी गलत बात है। कोई भी चीज को आपको फेस करना है तो आपको सबसे पहले अपने दिल से तैयार होना चाहिए, और दिल से तैयार होगा तो आर्ट, कॉमर्स, साइंस और जो सोशल वर्क करते हैं वो भी इसमें सहभाग ले सकते थे और इसको कंट्रोल करने में, इसको भगाने में बहुत बड़ा योगदान निभा सकते थे। ये मैं आपको आगे में बताऊंगा, क्योंकि हमारी एक सोच बन गई है, अरे ये तो कोरोना वायरस है तो मेडिकल का हमारा क्या, हम तो आर्ट्स वाले, हम कॉमर्स वाले या हम साइंस वाले, बेसिक साइंस वाले। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर जिसको कुछ करने की इच्छा होती है, दुनिया के हर कोने में वो अपना काम कर सकता है और अपने देश की सेवा कर सकता है। इसमें रोकने के लिए जिन्होंने भी काम किया उसको हम कोरोना योद्धा के नाम से जानते हैं और उन्होंने देश की सबसे बड़ी सेवा की है, इसलिए उसको लोग आज भी सलाम करते हैं। तो ये WHO ने पहले 1918 में इन्फ्लुएंजा और 2019 में H1N1 ये दो टाइप के वायरस को डिटेक्ट बताया था, और मार्च 2016 को उन्होंने और इसके बारे में डिटेल बताया ऑफिशियली, और 1,67,000 केसेस 150 कंट्री में आई, जिसमें 6,606 डेथ वर्ल्ड वाइड हो चुकी थी। डेट क्या है? 16 मार्च 2020 की अभी एक साल होने का है, और ये अभी एक साल के अंदर कितना मल्टीपल 6,606 को हो गया है, आपको अंदाजा है। WHO also declared the corona diseases advice for the public and can be assured through the WHO website. तो करंट स्टेटस ऑफ द कोरोना वायरस, अभी आपको मैं नागपुर की पोजीशन बता दूं, कल की 1,976 है, कल की पॉजिटिव केस है, जो एक दिन नागपुर 200 के नीचे आ गया था, यानी 15 दिन पहले 200 के नीचे था, आज वो 1,976 है, और ये आज तक की सबसे टॉप मोस्ट फिगर है। यानी पहले फेज और सेकंड फेज से नागपुर आज जो है टॉप मोस्ट फेज है। इसलिए जहाँ पे कॉन्फ्रेंस हो रही है बिछुआ में, जो MP में आता है, उन्होंने महाराष्ट्र की बाउंड्री सील कर दी है। आज मैं यहाँ पे हूँ, मेरी आवाज सुन रहे हैं, अगर मैं बोलता कि बिछुआ में मैं आके देता हूँ, नहीं ढोबले इन्फेक्टेड है महाराष्ट्र का, इसको एंट्री नहीं है, इसलिए हमने बोला चलो ऑनलाइन ही दो। कोई हमको ऐसा समझता है महाराष्ट्र क्यों, लेकिन हम बहुत बचे हैं क्योंकि हमने इस पर बहुत सा स्टडी किया है और बहुत से लोगों को हमने इसका फायदा पहुंचा है कि कोई इससे अफेक्टेड ना हो। लेकिन ये बात सच्चाई है, जो एरिया इन्फेक्टेड होता है उससे जरा दूर रही है, और जो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने महाराष्ट्र की बाउंड्री को ब्लॉक कर दिया, ये सबसे बड़ी प्रिकॉशन है, जिस कारण MP में अपना कहर नहीं मचा रहा। नहीं तो नागपुर बहुत परेशान हो गया। आज 15 तारीख से फिर से 8 दिन का कंप्लीट कड़क लॉकडाउन लग रहा है नागपुर में भी, 15 से 21 मार्च के बीच में। जिसकी जरूरत होती है उस समय उसको लगाया जाता है, और अभी बहुत ज्यादा कोरोना वायरस फैल गया है, इसलिए फिर से इस थर्ड साइकिल में भी लॉकडाउन लगाने का मौका नागपुर के महानगर पालिका और यहाँ के मंत्रियों पे आई है, और इससे जूझने के लिए सब अपनी प्रिकॉशन ले रहे हैं। सो आज तक की सबसे बड़ी संख्या है, और ये फैलने के लिए बहुत से कारण है। एक दूसरे से अपन मिलते हैं विदाउट एनी प्रिकॉशन, कहाँ की चीज कहाँ यूज कर लेते हैं, कोरोना किस सरफेस पे कितना टाइम रहता है ये हमें पता नहीं होता, और हम सीधा जैसे ब्लाइंडली रहते हैं वैसा रहे। तो इसमें से अपने को प्रिकॉशन लेना बहुत जरूरी है, और जब तक हम प्रिकॉशन नहीं लेंगे ये चीजें पॉसिबल नहीं हो सकती। सो जस्ट यू कैन सी हियर, मैंने अभी बताया कि द वायरल एनवेलप कंसिस्ट ऑफ द lipid bilayer where the member ends M and envelope is the A and spike trimetic structure property. चीजें दिया है, स्पाइक दिया हुआ है, RNA दिया है, ये वाला एनवेलप है रेड कलर का। इन लोगों इसको एनवेलप और प्रोटीन RNA को ब्रेक करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, इनके अलग अलग रोल भी है। और ये कोरोना वायरस
एक फैमिली है कोरोना की, और इसमें से कंपेरेटिव लार्ज और सिंगल प्लस स्टैंडर्ड के आरएनए आप मिलते हैं, जैसे अल्फा, कोविड, बीटा, गामा एंड डेल. ऐसे मोस्ट ऑफ द कोरोना वायरस कैन कॉज बाय द इन्फेक्शन डिसीजेस इन ह्यूमन ऑफ द वर्टिब्रेट. तो ये अलग अलग टाइप के कोरोना वायरस के डिसीज आ रहे हैं और इनका रोल अलग अलग है. इसको कंट्रोल करना एक ही जैसा बहुत मुश्किल हो रहा है, लेकिन हमारे देश के साइंटिस्ट बहुत अच्छे से कर रहे हैं और गवर्नमेंट उसको अच्छे से साथ दे रही है. जो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, उसको रोकने के लिए अब भी है. और एक तरह से देखा तो कोरोना वायरस को कंट्रोल भी किया है, लेकिन जो ज्यादा कंट्रोल नहीं हो पा रहा है. सो हमें इम्पोर्टेंस ऑफ द रोल हैज बीन प्लेड बाय द पुलिस, डॉक्टर, नर्सेज, वार्ड बॉय, सैनिटाइजर वर्कर, फॉर्मेशन. मैंने आपको पहले ही बताया कि कोरोना को रोकने के लिए जिन्होंने मदद किया वो केवल मेडिकल वाले लोग नहीं है, मेडिकल वाले को साथ देने के लिए सब लोग आए सामने. इसलिए हम कोरोना वायरस को थोड़ा टिका के रखे, जिसमें पुलिस है और नर्सेस है, वार्ड बॉय है, डॉक्टर्स है, इवन सैनिटाइज करने वाले लोग भी है, और कुछ एनजीओ है वो सामने आए, वो कर रहे हैं. जैसे आप इसको देख लीजिए, एक भिखारी एक रास्ते पे पड़ा है, उसको सैनिटाइजर देके उसका हाथ क्लीन कर रहे हैं. ये पुलिस की भी एक जवाबदारी होती है, और जब पुलिस काम करते हैं तो अपना एक दिल से काम करते हैं. इसलिए आज तक पुलिस लोगों ने बहुत सारी इसको कंट्रोल किया. लोग घर में बिठा के रखे थे, लेकिन ये पुलिस रास्ते से पैदल फिर घूम रहे थे, केवल एक मास्क लगा के या सैनिटाइजर या ग्लव्स पहन के. कुछ पुलिस ने पीपी किट भी पहनी हुई है, लेकिन क्योंकि सब्जी मंडी दिख रही है आपको यहाँ पे, वहाँ पे बहुत सी गर्दी हो जाती है और इन्फेक्शन का जोर ज्यादा होता है. तो आज के लोग भी पुलिस के डंडे को ही मानते हैं, पुलिस को देख के ही थोड़ा नरमाते हैं. इसलिए इंडियन साइकोलॉजी का यूज वहाँ पे करके लोगों को थोड़ा दूर दूर रखने का प्रयास इन लोगों ने किया है. ये हमारे लिए सही में देखो, जो तो डॉक्टर की बात एक भगवान ही है, जिनके कारण आज हम जिंदा है, हम बोल रहे हैं और आप सुन रहे हैं. अदरवाइज ये इतना कहर चाहता कि नहीं हो पाता. ये पूरे रास्ते में धूप में 4 घंटे पे मीटिंग ले रहे हैं लोग. एसी में मीटिंग लेते हैं, बड़ी बड़ी कोल्ड ड्रिंक्स के साथ मीटिंग लेते हैं. ये पुलिस ने ऐसा है किया, ये जो पुलिस साहब है सबको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, कहाँ पे 4 घंटे पे मीटिंग ले रहे हैं. तो ये कितना बड़ा है. आप उनके तक जाके देखो, उनके जो काम को सराहने की हिम्मत तो करके देखो. तुमने कभी ऐसा किया या नहीं किया पता नहीं, लेकिन वो इतने धूप में निकल के इतने रास्ते पे अपनी मीटिंग को कंडक्ट कर रहे हैं. और हम कैसे देश की सेवा कर सकते हैं और कोरोना को रोक सके, ऐसी उन्होंने एक यहाँ पे मजल मारी है. और हर देश सिटी में या स्टेट को जो बॉडी कंट्रोल की थी, उसके उनके पास जाके उनसे डिस्कस करना, उनको पूछना क्यों जा रहे हो, क्या जा रहे हो, जिससे हमने थोड़ा सा डर पैदा हो पब्लिक के बीच में, इसका लोग ज्यादा घूमे नहीं और एक कोरोना ज्यादा स्प्रेड न हो. यही एकमात्र प्रयास उनके दिल में था. और इसके लिए डॉक्टर लोगों ने भी ये पीपी किट लेके हर तरह उन्होंने किया, जिसमें एक आशा वर्कर्स भी है जिन्होंने हर घर जाके अपने लोगों को चेक किया. आप ये पीपी किट है, आप पीपी किट पहन के देखो, पता चलेगा कि क्या हाल होते हैं. पीपी किट 1, 2, 3 लेयर की होती है, और इसमें एक बार पहनने के बाद आप बाथरूम भी नहीं जा सकते. और इतनी गर्मी होती है कि उसमें रह के 8-8 घंटे काम करना बहुत बड़ा मुश्किल हो जाता है. हमें लगता है कि वो तो पीपी किट पहना है, एक बार आप भी पहन के देखो ना पीपी किट को, क्या पता चलता है, फिर पता चलेगा. लेकिन इसलिए हम जो भी वर्कर काम कर रहा है उसको सलाम करना हमारा काम बनता है. और ये अपने फैमिली की परवाह न करते हुए रास्ते में आए और लोगों को बचाने का काम कर रहे हैं. ये सबसे बड़ा एक इसमें है. पीपी किट के कारण क्या होता है कि कोरोना वायरस उसके स्किन पे नहीं आता, वो पीपी किट के ही द्वारा रोका जाता है. क्योंकि पीपी किट पे ऐसे कुछ नैनो मटेरियल लगा दिए हैं, बने हुए हैं, कि जो वायरस उसके पीपी किट पे आ जाएगा तो उसको किल कर देता है, उसको डैमेज कर देता है. तो ये पीपी किट के जो मटेरियल है उसका एक कैरेक्टरिस्टिक होता है. इसलिए लोग नैनो मटेरियल पे अभी बहुत सारा काम कर रहे हैं कि हाउ टू कंट्रोल द वायरस फ्रॉम द डिफरेंट सोर्सेस. तो पीपी किट हो, आपका मास्क हो, इसके ऊपर जो कोटिंग होता है वो बहुत बड़ा अच्छा कोटिंग होता है. इसलिए आपने एडवर्टाइज में देखा होगा, जो दीवार के पेंट के ऊपर भी आप बोलते हैं कि वायरस प्रोटेक्टेड है. वो एक नैनो पार्टिकल्स के उसमें से बनाया जाता है, और नैनो मटेरियल का एक बहुत अच्छा रोल होता है. इट इज कम्प्लीटली एंटीवायरल. तो वो उनको वायरस को किल करने में ज्यादा सक्षम होता है. तो ये भी इसको आपको पता होना चाहिए.
और ये देखिए एक पेशेंट को काम करने के 3 एक्सपर्ट बड़े डॉक्टर है, उसके साथ जो उसके ट्रेनिंग डॉक्टर है वो भी बैठे हैं कि वो दूसरे की हेल्प कर सके। और एक एक पेशेंट को बचाने के लिए जो ट्राई किया गया है 1 साल से, वो सबसे बड़ी सराहनीय बात होती है। और जब कोई पेशेंट अच्छा हो जाता है तो डॉक्टर को दोनों हाथों से सलाम करता है कि मेरा तो कोई भगवान नहीं है, केवल आप है, आपके कारण मैं आपको यहाँ पे अच्छे से बैठा हूँ। और ये लोग होता है कि हमें सोशल कितना इम्पैक्ट हम कर सकते हैं, सोशल में अपना काम कितना कर सकते हैं, ये इसका हुबहू चित्र है। और इससे देखने के बाद आपको पता लगता है कि देखो मेडिकल फैसिलिटी कितनी है, कितनी फैसिलिटी होना चाहिए, गवर्नमेंट इसमें कितना खर्च करना चाहिए, कितना करती है। इस कारण आज अपना देश बचा हुआ है। नहीं तो इंडिया की पॉपुलेशन इतनी डेंस है कि एक बार कोरोना वायरस एक आदमी को हो जाए तो लाखों लोग को लेकर डूब सकता है, लेकिन तो भी गवर्नमेंट ने उसको कंट्रोल किया है। तो ये पीपी किट बनाना ये भी एक बेसिक साइंस के लोगों का एक काम होता है। If the basic science people is work on the nano material, so this material is very useful for the PPE kit and mask surface also। और इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट होंगे, जो फिजिक्स के स्टूडेंट होंगे, जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट होंगे, जो इसमें जो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं उस पर भी काम करके वो अपन मेडिकल में अपना काम कर सकते हैं। तो आज एक नई फ्रेम आ गई है इंटर डिसिप्लिनरी वर्क। मैं फिजिक्स का हूं तो मैं फिजिक्स में काम करूंगा ऐसा नहीं है, मैंने फिजिक्स को लेके अलग सब्जेक्ट के साथ में काम कर रहा है। हेलो, फिजिक्स के साथ मैंने अलग सब्जेक्ट के साथ में भी जाके काम करना चाहिए, तब जाके ये जो मेडिकल इक्विपमेंट है ये इलेक्ट्रॉनिक्स के पीपल, हमारे बीएससी के लोग बना सकते हैं, एमएससी वाले बना सकते हैं, बीई वाले बना सकते हैं। और इसको अच्छे से बना के हम जनता की सेवा कर सकते हैं। अब ये सैनिटाइजर लोग भी देखिए, सवेरे सब घर में घुसे हैं और ये आके अपना काम करते जा रहे, फिर मास्क बांधते हैं। तो ये भी एक कोरोना वायरस है, इन्होंने कितना गंदगी को कंट्रोल किया इसके बाद से आप उसको समझ सकते हैं। और जो अभी नागपुर में जो मेट्रो आ गई है उसको क्लीन करना, मॉल को क्लीन करना, ऑल दिस थिंग की लोग इससे अफेक्ट ना हो, तो ये प्रिकॉशन है सबसे बड़ी है। लेकिन इंडियन मेंटेलिटी हमेशा इंडियन मेंटेलिटी होती है, उसको सुधारना बहुत जरूरी है। हम कुछ समय पीछे में चला जाए कि जब लॉकडाउन लग गया था लास्ट टाइम, तो रेलवे स्टेशन पे कितनी भीड़, भारी भक्कम भीड़ हो गई थी। जो कोरोना के लिए लोगों को अलग अलग रहने को बोला, मास्क पहनने को लगा, सैनिटाइजर लगने को लगा, लेकिन ये बस रेलवे स्टेशन पे इतनी भीड़ इकट्ठा आ गई तो ये तो कोरोना के बड़े हॉटस्पॉट बन गए और कोरोना के लाइव बॉम्ब बन गए। तो ये जवाबदारी पब्लिक की है, पब्लिक ने समझना चाहिए कि हम कैसा करें। ठीक है, तुम्हारा घर दूसरी तरफ यहाँ के बिजनेस बंद हो गए, दुकान बंद हो गया तो ये जाना है, लेकिन आपने भी एक फर्ज निभाना चाहिए। लेकिन जब इस टाइप की नौबत आती है तो बहुत मुश्किल होता है पुलिस को, गवर्नमेंट को, और जो एनजीओ है उनको कंट्रोल करना। तो भी गवर्नमेंट ने, एनजीओ ने उनको बहुत अच्छे से खाना खिलाया, अपने घर तक पहुंचाया। बहुत से लोगों ने, पुलिस ने भी उसको निगरानी रखने के लिए अपने इसको ड्रोन को भी यूज किया, और जहां जहां ऐसा लगा वहां पे वो गए, उन्होंने कंट्रोल किया। तो ये जो सिंपल टेक्निक है कवर फेस और टू अवॉइड द कोरोना वायरस, जो कवर फेस है या जो सिंपल एक शीट है, ट्रांसपेरेंट शीट लगा के काम करते हैं, इससे भी आप अच्छे से उसको कर सकते हैं। और दूसरी बात, आपको जब एक है बैरी रिबन मिल्स, जो BRM ऑल इन वन मशीन है, उससे भी एनकैप के द्वारा उसको डिटेक्ट किया जाता है। उसका एक बड़ा मैकेनिज्म है, और ये मैकेनिज्म के थ्रू जैसे यहाँ पे आप देखोगे तो इक्विपमेंट, मोबाइल्स, फोन और पूरा एक दूसरे से कनेक्टेड है, और यहाँ पे कोई आता है तो वहां से पूरा तरह से उसको मिलता है। तो 3 लेवल लिंक है एनकैप की, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट सिस्टम फॉर द COVID-19 बेस्ड ऑन द इंटरनेट ऑफ थिंग्स, क्लाउड प्लस टर्मिनल से बोलते हैं इसको। इसमें ये किया जाता है, इसमें रहता है कि आप एनकैप के थ्रू कैसे उसको डिटेक्ट करें, कैसे उसको आइडेंटिफाई करें, ये इसमें दिया गया है। ये बहुत एडवांस टेक्निक है जिसमें आपको रजिस्टर करना पड़ता है, कंसल्टेशन होता है, डायग्नोसिस होता है, ट्रीटमेंट होता है, स्पेशलिस्ट से बात होती है, मैप्स के थ्रू से दिखा जाता है कहाँ है, प्रोटेक्शन मिलता है और इंफॉर्मेशन भी आपको दी जाती है। तो ये सभी चीजों को एक साथ करके लोगों को रोकने का ट्राई किया गया है। लेकिन प्रॉब्लम, आखिर में एक प्रॉब्लम होता है, और प्रॉब्लम से निकलने के लिए भी एक बड़ा प्रॉब्लम झेलना पड़ता है। सो व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम? प्रॉब्लम का आंसर कोई नथिंग, अपनी साइकोलॉजी चेंज करो, इतना ही है। चेंज द मेंटेलिटी, चेंज द साइकोलॉजी विथ हेल्प ऑफ द साइंस। ऐसे हवा में बातें करके नहीं, उसको साइकोलॉजिकल चेंज करो, तब जाके हम इसमें कर पाएंगे। आपने ये देखा होगा
उसमें कि ये अलग अलग जगह पे ऐसे मास्क पड़े थे, कहीं पे पीपी किट पड़ी थी, तो ये ऑलरेडी आपने यूज किया है, उसको ऑलरेडी वायरस से अफेक्टेड है और ये कहीं भी पड़ी है, तो दिस इज नॉट द गुड। तो ये हमने खुद प्रिकॉशन लेना चाहिए कि जहाँ पे मेडिकल वेस्ट है वहीं पे उसको डालो, उसका बड़ा प्रॉपर डिस्पोजल होना चाहिए। अदरवाइज ये भी एक दूसरे से फैलते, कभी चिड़िया उसको उठा के ले जाते, कभी कुत्ते मुंह में डालते, अपने घर के आंगन में लेके आ जाते, तो हम क्या बाहर से कोरोना वायरस बुलाएंगे? हम चिड़िया के थ्रू लाएंगे? हमने इसलिए फेंकना नहीं चाहिए, इसका बराबर डिस्पोजल होना चाहिए। महानगर पालिका या गांव में इसकी बराबर प्रॉपर डिस्पोजल का होना चाहिए और इसका अवेयरनेस भी लोगों ने रखना चाहिए। जब तक हम अवेयरनेस नहीं रखेंगे तब ऐसी कुछ चीजें होंगी नहीं। और इसके बाद में जब हम देखते हैं कि जो अकॉर्डिंग टू द कोविड-19 जो डेड बॉडी होती है उसको मैनेजमेंट का कितना प्रॉब्लम जाता है, उसके लिए गाइडलाइन निकाली तो मेंटेन द जो हाइजीनिक न हो, यूज ऑफ द पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो यूज उसको हैंडल करो, जो पीपी किट पहन के हो, सेफ हैंडलिंग हो और डिसइंफेक्शन बैग में उसको रैप किया जाए। और उसको ये तो अलग अलग गाइडलाइन मिली जो कोरोना से डेड बॉडी होती है उसको करने के लिए। लेकिन जब हम देखते हैं कि जो कोई एक किसी व्यक्ति का मृत्यु होता है तो उसके अंतिम संस्कार में बहुत से लोग जाते हैं, उसको अपने आखिरी सलाम करते हैं और उसके बारे में दुख व्यक्त करते हैं। लेकिन कोरोना में ऐसा हुआ कि ये सब चीजें हो नहीं पाई। और जब कोई डेड बॉडी लेके जाता है तो जैसे ये देखो, ये 4 लोग गवर्नमेंट के हैं जो पीपी किट पहन के, और ये एक और ये दो आदमी उसके फैमिली के हैं, और वो भी बड़े मुश्किल से पहुंचे होंगे मेरे ख्याल से, वरना उनको भी परमिशन नहीं थी। और ये कितने थोक में उसका अंतिम संस्कार कर रहे हैं। आपने ये जब चित्र सुना है लेकिन देखा नहीं होगा, हमने कई जगह जाके देखा भी है। ये देखिए कैसे लगा है, पहले से ही बना के रखते हैं, बस एम्बुलेंस आई, उठाया, इसमें डाल दिया और थोड़े फूल उसको फैला दिए, दैट्स ऑल। तो क्या यही एक आदमी का वैल्यू बच गया था? कोरोना ने इतनी वैल्यू कम कर दी थी कि हमारे फैमिली के लोग हमारे इसमें नहीं आ सके। देखो ये 3 गवर्नमेंट के आदमी, तो 1 2 3 4 ये लोग उसके साथ में आए हुए हैं, वो भी बहुत मुश्किल से उनको परमिशन मिली है। तो ये सब चीज को रोकने के लिए, इस चीज को अच्छे से कंट्रोल करने के लिए बहुत बड़ा काम करना चाहिए। और ये देखिए जब उन्होंने इतने एक पर्टिकुलर समाज के हिसाब से, धर्म के हिसाब से उसका अंतिम संस्कार गवर्नमेंट ने किया है, तो कुछ अलग अलग देशों में भी इसका चला, तो इनके हिसाब से कितने लाखों में उसे तैयारी करना पड़ी। और अगला जो फिगर बताऊंगा तो आपको भी ये पहचान होंगे कि मरने के बाद में भी हमें दफनाने के लिए जगह नहीं मिली, कोरोना ने इतना त्रस्त किया, तब हमें बहुत मुश्किल होता है। तो रिश्तेदार तो आए नहीं, दफनाने के लिए 2 गज की जमीन तक नहीं मिली। तो ये सोचने के बाद तो बहुत बुरा लगता है। देखिए इतनी पूरी जगह खोद दी गई, यहाँ पे 1 बाय 1 लेयर ताबूत रखे जा रहे हैं, इसमें हर में पेटी में डेड बॉडी है और यहाँ पे उसको रखा जा रहा है और एकदम थोक में उसको पूरा मिट्टी डाल रहे हैं। और इसकी चित्र में आपको बताऊंगा, आप बारकाई से देखिए, देखो एक के ऊपर एक अलग अलग ये रखी गई है। तो क्या यही जिंदगी का वैल्यू बचा था? तो इसलिए एनजीओ ने सामने आना चाहिए, इसलिए लोगों ने कुछ काम करना चाहिए, लोगों ने इसको कंट्रोल करने के लिए, कोरोना को कंट्रोल करने के लिए काम किया कि जो लोग मरे नहीं। हाँ आपको बता दें कि ऐसे एनजीओ है, मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये है अब्दुल भाई जो अंतिम संस्कार एक जो नॉन प्रोफेशनल संस्था है, इसकी एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें ये अब्दुल भाई काम करते हैं। जब उसके एक रिपोर्टर ने पूछा, इनका काम है जो भी लावारिस बॉडी होती है उनका वो अंतिम संस्कार का अच्छे से करते हैं, हर धर्म के हिसाब से करते हैं। उसका इंटरव्यू मैंने सुना है। और इन्होंने कोविड के जमाने में हर कोविड के बॉडी को ले जाके उसके नाम जो डॉक्टर ने बताया उस हिसाब से उसका अंतिम संस्कार किए। और उनके फैमिली आए ना आए, गवर्नमेंट की हिसाब से आप परमिशन नहीं थी तो नहीं आए, लेकिन इनके पूरे टीम ने, अंतिम संस्कार की टीम ने काम किया है। तो ये कितना बड़ा है, आप इमेजिन करो कि आपने समाज के लिए क्या किया और अब्दुल भाई ने क्या काम किया। ये कोरोना से पॉजिटिव होते गए, उसको अलग अलग टाइप की अरेंजमेंट की जो क्वारंटाइन के लिए ये देखिए, और उसको अरेंजमेंट की शॉप में वगैरह वो भी जरूरत होती है, उसके लिए उन्होंने सर्किल बनाए और थोड़ा सा डिस्टेंस से रहने को बोला। लेकिन इंडिया होता है, इंडिया की मेंटेलिटी बदलने के लिए आप जो नई पीढ़ी है उसको ही सामने आना चाहिए। हमने लोगों को सर्किल बनाया काय के लिए कि कहीं पे गर्दी ना करे, डिस्टेंस पे रहे। लेकिन हमारी इंडियन मेंटालिटी इतनी खतरनाक है कि उन्होंने उसमें अपनी लाइन में लगने के लिए चप्पल रख दी है और खुद एक पास बैठे। क्या है
ये इंडियन एक्सप्रेस ने ये इसको दिया है, पूरे वर्ल्ड ने इसको देखा है। तो ये हमने सोचना चाहिए, हमारी यंग पीढ़ी ने सोचना चाहिए, हमारे स्टूडेंट ने इसका अवेयरनेस करना चाहिए कि ये सर्किल चप्पल रखने के लिए या लाइन में लगाने के लिए, अपना नंबर लगाने के नहीं है, या आपको दूर दूर खड़े करने के लिए रखा था और हम ऐसे बैठ गए। तो ये हमारी सोसाइटी का सबसे निगेटिव पॉइंट है, इसको सुधारने का। और इसलिए ये जो भीड़ इकट्ठा हो जाती है, या हम ट्राई करते हैं कि लोगों को दूर रखे, भीड़ इकट्ठा हो जाती है, सबसे बड़ी बात है। आप देखिए ना, यहाँ पे कहाँ सोशल डिस्टेंसिंग है, कितने लोग मास्क लगा के, और यहाँ पे अगर कोरोना बढ़ेगा नहीं तो हमें कोई अभी भी जो जहाँ पे कोरोना है, शादी ब्याह में 50 लोगों की मंजूरी है या अंतिम संस्कार में 20 लोगों की मंजूरी, उसको ना जाए। क्यों गवर्नमेंट के रूल को करे और ऐसे इसमें जाके, और हाँ, आप अपने घर का कोई एक जाता है तो आते समय कोरोना लेके आ रहे हैं, हम भूल जाते हैं। जब बोलते कि यार वो एक शादी में गया था और हमारे 2 लोग घर के पॉजिटिव निकल गए, और फिर वो उससे कौन जिम्मेदार? आप खुद जिम्मेदार होते हैं। आप जब ऐसे जगह जाते हैं और अपने आप को इन्फेक्ट करते हैं, या आप अपने घर में लाते हैं, आपको माँ बाप की फिक्र नहीं, आपके घर के लोगों की फिक्र नहीं, आप संभाल के रहिए, नहीं तो ये कोरोना वायरस एक दिन पूरे देश को जीरो बना के रख देगा। इसलिए मैं आपको चेतावनी देता हूँ, कोरोना वायरस को जितना इजी समझना इतना इजी मत समझिए, उसको रोकना ही हमारा सबसे बड़ा काम है। तो गवर्नमेंट का रोल क्या है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, और पब्लिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? गवर्नमेंट ने तो सबको एक साथ खड़े करने के लिए दिए जलाए, थालियां बचाई, डॉक्टरों ने एक साथ रखे, अपने कुछ उनके दोस्त कोविड में चले गए तो भी एक दूसरे का साहस बने। वो कितने डॉक्टर मरे, कितने पुलिस में डेथ हो गई, तो भी उन्होंने साहस बनाया, और गवर्नमेंट ने उसको एकजुट लाने के लिए थोड़ा सा अलग अलग टाइप के सोशल इफेक्ट किया। दिया जलाने के, थाली बजाने से कोई कोरोना वायरस जाता नहीं, दिया जलाने से कोई कोरोना वायरस, साइंटिफिक प्रूव है। लेकिन वो केवल एक सभी को साथ में लाने के लिए गवर्नमेंट ने जो कोशिश की, उसकी सराहना करना चाहिए कि हमारे जो भाई कोरोना के लिए लड़ रहे हैं, उनका हौसला कैसा बुलंद हो, उनके बारे में हम कैसे सोचो, उसके बारे में उनका चेकिंग हो, ये करो, उनके ऊपर फूल बरसाया जाए, एयरफोर्स के फूल कि ये हमारे काम से रुके नहीं। उन्हें 24 घंटे ड्यूटी की है, 3 घंटे वो आए नहीं है। तो ये सबसे बड़ी बात होती है, और इस कारण ये बहुत बड़ा काम उन्होंने किया है, और इसके कारण ये काम करते आ रहे हैं। आप देखिए ना, कितना अच्छा काम वो कर रहे हैं, और इस कारण हमें लगता है कि कोई सोशल आर्ट कॉमर्स साइंस कोई भी आदमी अपना सहयोग दे सकता है, और इसको रोकने के लिए या उनकी हौसले बुलंदी करने के लिए हम उसके साथ में खड़े रहे तो बहुत अच्छी सी बात हो सकती है। ये देखिए, एक इसको पॉजिटिव से नेगेटिव बन के उनको कितना अच्छे से विदाई दे रहे हैं। नहीं, आप पे अभी भी अच्छा काम हुआ है, आप नेगेटिव हो जाइए, घर में जाके आराम करो। कितने अच्छे से डॉक्टर पुलिस उसको विदाई दे रहे हैं। ये ट्रेन में जाते समय उन्होंने थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग किया तो सब लोग खुश हो गए। जब हम लॉकडाउन करते तो हमारे बड़े हाईवे भी खाली रहते हैं, तो ये भी पब्लिक ने उसको साथ दिया। ऐसा नहीं कि पब्लिक ने साथ दिया नहीं। जो इंडियन की जो संजीवनी थी, ये टैबलेट इन्होंने गवर्नमेंट ने इधर उधर भेजी है, और एक बताया कि इंडिया में भी कुछ दम है कुछ चीजों के लिए, और उसने 2 ही एक मंत्र बताए, स्टे होम, अवॉइड गैदरिंग, और दूसरा इसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग, लॉकडाउन एंड वर्क फ्रॉम होम। ये जिन्होंने इसको काम किया है वो आज सबसे खुश है, और जिन्होंने पब्लिक में जाके इधर उधर जाए तो उनको कभी ना कभी इसका थोड़ा मुआवजा देना पड़ा, ये गलत बात है। जैसे अभी मोबाइल फोन से भी आप कोरोना वायरस को स्प्रेड होता है स्क्रीन के ऊपर, एक स्क्रीन के ऊपर 10 टाइम्स वायरस रहते हैं जो आपके लैटिन शीट के कंपैरिजन में, और उससे जो अपने बच्चे भी अपने ऑनलाइन टीचिंग कर रहे हैं उनका भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। ये इसमें बहुत सारा रिसर्च हुआ है, रिव्यू ऑन मोबाइल फोन ऑन द बैक्टीरियल प्रॉब्लम उसमें दिखा, और अच्छे से उस पर रिसर्च हुआ। या हम कोरोना वायरस के इसमें स्क्रीन को जो सैनिटाइजर से साफ किए, इसमें स्क्रीन खराब होने लग गई है। स्क्रीन में ऐसा जो डिस्प्ले है वो खराब होने, उसको प्रॉपर यूज होना चाहिए। तो ये प्रॉपर यूज भी लोगों ने ढूंढ के निकाला। ऑनलाइन में क्लास अटेंड करने वाले बच्चे भी अस्पताल में पहुंच रहे, क्योंकि उसमें अलग अलग बीमारी का शिकार होना पड़ा। बहुत छोटा मोबाइल उसके ऊपर आंखों में डाल के 3-3 घंटा पढ़ना, 2-2 घंटा एग्जाम देना, बहुत बड़ी कठिनाई से हमारी नए बच्चे पढ़ रहे हैं, युवा पीढ़ी जा रही है। उनको सपोर्ट करने के लिए हमें आगे आना चाहिए, और कुछ अच्छे इंस्ट्रूमेंट या अच्छे कुछ उनको देना चाहिए। तो पर्पस ऑफ द डिसइंफेक्शन डिवाइस जो पहले था वो मैं आपको बताऊंगा कि हाइजीनिक हो, यूज पर्सनल प्रोटेक्टिव किट हो, और उसमें सेफ हैंडलिंग का भी यूज होना चाहिए। अब जो कोरोना वायरस होता है वो कहाँ पे कितना स्टे करता है? कॉपर पे 4 घंटे जीवित रह सकता है,
कपबोर्ड में वो 24 घंटे जीवित रहता है, प्लास्टिक और स्टील में वो सबसे ज्यादा 72 आवर्स जीवित रहता है, और मोस्ट डेंजर उसका ग्लास पे होता है, वो 96 आवर यानी 4 दिन तक जीवित रहता है ग्लास के ऊपर। तो आप एक समझ लें कि एक हाथ जहाँ स्टील की बॉडी है, स्टील का सरफेस है, वहां से कोई पॉजिटिव पेशेंट गया तो उसने अगर वहां उसको टच कर दिया तो 72 घंटे तक वो कोरोना वायरस वहां पे जिंदा रहता है। इसलिए उसका डिसइंफेक्शन होना चाहिए, वो या वहां पे उसने प्रिकॉशन लेना चाहिए कि यहाँ पे पॉजिटिव निकल गया है, वो जगह को थोड़ा सील कर दो। तो ये कोरोना वायरस की जो हिस्ट्री है उससे बहुत लोगों ने उसका अवेयरनेस आना चाहिए, और हमें भी उसमें थोड़ा सा अच्छा काम करना चाहिए। तो जब ये सब चीजें आती है, जैसे वो केमिकल के थ्रू 5% सोडियम हाइपोक्लोराइड से करते थे, लेकिन वो गवर्नमेंट ने बाद में उसको बैन लगा दिया कि उसमें कैंसर जैसे कॉज होने लग रहे थे। नहीं तो पहले बहुत बड़े टनल थे जिसमें से शावर जा रहा था, अपन घुस रहे थे, या जिधर उधर स्प्रे किया जा रहा था, उसको भी गवर्नमेंट ने रोक दिया, क्योंकि उससे कारण बहुत से इफेक्ट हुए। जैसे ये देखिए टनल के बीच में से जा रहे, पुलिस जा रहे, ये जा रहे, बाद में पता चला कि या रोड पे ऊपर से स्प्रे कर रहे थे कि इसमें से अलग दूसरे सब इफेक्ट हो रहे, तो इसको रोका गया। तो हमेशा रिसर्च कंटिन्यू होता है, रिसर्च कभी रुकता नहीं है। ये इस पे रिसर्च हुआ और इसको रोका गया, और उसके बाद में जो निकला कि केवल एक ही है, हैंड वॉश करना। 2 मिनट तक के आप 20 सेकंड तक के आप अच्छे से हैंड वॉश कीजिए, साबुन से किए और सैनिटाइजर लगाइए, तब जाके और फिर आया आपका एक कोरोना अल्ट्रावायलेट लाइट। और अल्ट्रावायलेट लाइट में जो कोरोना को रोकने के लिए जो अल्ट्रावायलेट का एक पार्ट होता है 210 नैनोमीटर के 280 नैनोमीटर के बीच का, जो यूवीसी लाइट बोलता है। एंड दिस इज द कंट्रीब्यूशन फ्रॉम फिजिक्स ग्रुप। एंड मैं सभी को, टीचर को, स्टूडेंट को अच्छा मानता हूँ कि जिन्होंने इसलिए अच्छा काम किया और यूवीसी के थ्रू कोरोना को रोकने के लिए थोड़ा सा अच्छा योगदान दिया। ये अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड। तो ये अल्ट्रावायलेट में ये 315 से 400 यूवी ए लाइट है, 280 से 315 ये यूवी बी है, और 200 से 280 या 210 से 280 यूवी सी लाइट है, और 100 to 200 ये वैक्यूम अल्ट्रावायलेट है। तो ये जो यूवीसी जो सर्किल में बताया गया 200 से 280, ये लाइट डायरेक्टली कोरोना वायरस को किल करता है। जैसे यूवीसी यहाँ पे कोरोना वायरस को किल कर दिया। तो ये जो चीज है वो सबसे अच्छी है। इसलिए अल्ट्रावायलेट लाइट, अगर यूवीसी लाइट अगर कोरोना वायरस पे गिरता है तो 15 से 20 सेकंड में कोरोना वायरस पूरे तरह से डेड हो जाता है, वो पूरा प्रोटीन को ब्रेक कर देता है, और वहां से कोरोना वायरस को कंट्रोल किया जा सकता है। तो हमें जहां जहां कोरोना वायरस का इफेक्ट होता है वहां पे ये करके हमें करना चाहिए, क्योंकि जो सनलाइट है वो यूवी ए लाइट अंदर आता है, बी आता है, लेकिन जो यूवी लेयर से ब्रेक होकर अर्थ पे आ गया तो हमारे हाथों पे या बॉडी पे अलग अलग इफेक्ट आ सकते हैं। इसलिए हमारा ये है कि कार्बन का उत्सर्जन कम हो और हम ओजोन लेयर को मेंटेन किया तो हम यूवीसी लाइट से कोई टाइप का इफेक्ट नहीं होता। लेकिन जो यूवीसी लाइट है वो कोरोना वायरस के लिए बहुत उपयोगी है, इसलिए मैंने अपना टाइटल भी दिया एडवांसेस ऑफ यूवीसी लाइट, और उसको एक सैनिटाइजर करके हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। और इससे ही हमें कुछ ये लगा कि हमको ने कुछ करना चाहिए। जैसे यूवीबी लाइट है जो सोराइसिस के लिए यूज होता है, यूवी स्किन ट्रेनिंग के लिए यूज होता है, यूवीसी भी इसके लिए यूज किया जाता है। तो ये टेक्नोलॉजी जो अल्ट्रावायलेट सी लाइट की बहुत अच्छी है, और इसको हम जितना भी अच्छे से कंट्रोल करके यूज करेंगे तो हम कोरोना वायरस को स्प्रेडिंग करके रोक सके, अच्छा है। तो ये एप्लीकेशन ऑफ यूवीसी टेक्नोलॉजी फूड प्रोसेसिंग में होते हैं, एक्सटेंडेड प्रोडक्ट सेल पे होती है, रिड्यूस वाले वेस्टेज में होती है, और रिड्यूस कस्टमर प्रोडक्ट ऑफ द रिटर्न फिशमेंट होता है, रिड्यूस यूज ऑफ द केमिकल होता है, हेल्थ केयर में यूज होता है, सिग्निफिकेंस ऑफ एनर्जी सेविंग में होगा, इंप्रूवमेंट इंडोर एंड एयर क्वालिटी में होगा, और सिग्निफिकेंस ऑफ वाटर प्यूरिफिकेशन में भी उसका यूज किया जाता है। तो अल्ट्रावायलेट के लाइट के बहुत बड़े यूज है, और यही सोचा, और पूरे लॉकडाउन में हम अल्ट्रा केमिस्ट्री सेवादल महिला महाविद्यालय प्रोफेसर है, और ये मेरी स्टूडेंट है, इनके साथ भी हमने 2-3 पैटर्न बनाए। ये फार्मेसी कॉलेज मैं और मेरी मिसेस है, हमने भी एक पैटर्न बनाया। ऐसा अलग अलग लोगों के साथ टोटल मैंने एक पैटर्न को कोरोना वायरस को कंट्रोल करना, ये हमारा पूरा लॉकडाउन का है। अलग अलग फील्ड को साथ में लाके, इंडस्ट्री को साथ रख के, लिटरेचर पढ़ के यूनिट डिजाइन करना, उसको फैब्रिकेट करना और पब्लिक के लिए उसको ओपन करना बहुत बड़ी बात होती है, और जो मैंने किया है। तो ये एक पैटर्न हमने इसके साथ पब्लिश कर दिया। पहला हम बताते हैं, हमने मोबाइल को सैनिटाइजर करने का किया। हमने 3D पिक्चर है, ये
विभा चोपड़ा है जो अमृतसर की मैडम है, और मैं हमने 3 पेटेंट पब्लिश किए। और इसमें हमने क्या किया कि जो मोबाइल यूनिट को यहाँ पे रख के इसको यूवी लाइट में एक्सपोज कर दिया, जिससे मोबाइल यूनिट को ऊपर नीचे से हो जाता है। इससे हमारा मोबाइल अगर 30 सेकंड अगर इसमें रख दिया तो पूरे तरफ से कोरोना वायरस फ्री हो जाएगा और आप उसको यूज कर सकते हैं। एक छोटा सा यूनिट हमने इसमें बनाया है और इसको बनाने में हमें बहुत अच्छा लगा। और ये हमने इंडस्ट्री के साथ कांटेक्ट करके बना भी लिया और हमने ये यूनिवर्सिटी को प्रेजेंट भी कर दिया। ये सबसे बड़ी बात है, ये वाला यूनिट बनाया। तो ये एक यूनिट को डिजाइन करके उसके बाद में पेटेंट लिख के उसको फाइल करके उसको पब्लिश करके उसे यूनिट बना के हमने यूनिवर्सिटी को देना सबसे बड़ी, ये हमारा पहला पेटेंट था। उसके बाद इसी मैडम के साथ में हमने एक मल्टीपर्पज सैनिटाइजेशन यूनिट बनाया, जिसमें हमने डिजाइन किया उसका, और डिजाइन करने के बाद में हमने इसको बनाया कि इसमें जैसे आपकी फाइल है, सब्जी है, दूध है, पैकेट है, इसमें रख दो 30 सेकंड के लिए। यहाँ पे उसको लॉक भी कर दिया है और इसमें रख के आप करेंगे, लॉक हो जाएंगे तो लाइट ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। तो हमने इसे कंट्रोल वे से रखा हुआ है कि कोई घर में बच्चा भी रहे। ये दरवाजा हमने अभी दिख रहा है, ये अंदर से हमने डायरेक्ट लाइट ऑन किया है, नहीं तो ये दरवाजा बंद होने के बाद में ही लाइट ऑन होते हैं, ओपन में लाइट ऑन नहीं रहते। फोटो निकालने के लिए हमने लाइट ऑन की है इसके। तो यहाँ पे अब बाहर से कोई आता है तो हमने सामान यहाँ रख के उसको 30 सेकंड के लिए सैनिटाइज कर दे तो घर के अंदर में कोरोना वायरस नहीं जाए। ये पूरा हमने बनाया, डिजाइन किया और आज ये हुआ। और ये तीनों को अच्छे से हमने पेश किया। इतना सा यूनिट है, ये सेकंड पैटर्न है। ये कुछ मराठी में न्यूज है जो आपको पढ़ना। युवी द्वारे करा मोबाईल भाज्याचे निर्तुलीकरण, नागपूर विद्यापीठातील प्राध्यापकाचे संशोधन, नागपुर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर का रिसर्च करके इन्होंने पब्लिश किया है। और ये हमारे जो वाइस चांसलर है चांदेकर सर, उस समय ये हमारे प्रो वाइस चांसलर थे, जो अभी वाइस चांसलर है चौधरी सर, रजिस्ट्रार सर, और ये मैं, हमने इस दोनों यूनिट को उनको लाके बताया कि हमने लॉकडाउन के अंदर इतना अच्छा काम किया है। उन्होंने हमें काफी अप्रिशिएट किया कि लोग घर में बाहर निकलना मुश्किल होता है, तुम घर में रह के परमिशन से बाहर निकले, उसको डिजाइन किया, डेवलप किया और तो यूनिट बना के पब्लिक के लिए लाए हो, उन्हें अच्छा किया। और हमने ये मोबाइल यूनिट है सैनिटाइजर की, हमने वाइस चांसलर को हैंड ओवर भी कर दिया विद इन प्रेजेंस ऑफ द रजिस्ट्रार साहब। उस समय रजिस्ट्रार थे। और इसमें जो अलग अलग नागपूर विद्यापीठाचे प्राध्यापक डॉक्टर ढोबळे यांचे संशोधन अल्ट्राव्हायोलेट उपकरणासाठी पेटेंट, नागपुर की लोकसत्ता में न्यूज आई, मोबाइल भाजा नेतृत्व यंत्राची निवड। तो ये जब ऐसी न्यूज आती है तब हमारे इंस्टीट्यूट का कितना अच्छा नाम होता है। ये आपने सोचना चाहिए, या मैं अपने इंस्टीट्यूट के लिए क्या, हम हमेशा सोचते हैं इंस्टीट्यूट मेरे लिए क्या कर रहा है, इंस्टीट्यूट को क्या कर रहा है। आप अपना करो ना, आप अपना रोल अदा करो तो इंस्टीट्यूट आपके लिए कुछ करेगा। ये देखिए लोकमत में न्यूज आई, ये इंग्लिश हितवाद जैसे मेन पेपर में सैनिटाइजेशन ऑफ मोबाइल द मोस्ट इम्पैक्टेड टू पॉसिबल। तो जब हमारे यूनिट के साथ वाइस चांसलर के साथ और इस यूनिट के अगर फोटो छपते हैं तभी हमें बहुत अच्छा लगता है। और ये सभी पेपर में नागपुर की अच्छी न्यूज आई है और इसे स्प्रेड हुआ है। उसके बाद हम चारों ने मिलके, ये मेरी मिसेस है डॉक्टर ढोबले, ये सेवादल महिला महाविद्यालय में, ये मेरी रिसर्च स्टूडेंट है, ये अमृतसर की मैडम है। सैनिटाइजर ऑफ पीपी किट के लिए हमने यूनिट बनाया, ये इसे 3D डायग्राम है और इसका यूनिट हम अभी प्रोसेस में, इसलिए मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ। जैसे इस टाइप के 3 यूनिट हमने बनाए और उसको पेटेंटाइज भी किया। उसके बाद एक सबसे बड़ी समस्या थी कि लोग मर रहे थे, उसकी इसमें कोई नहीं जा रहा था। हम न्यूज पे देख रहे, पेपर में आ रहा है, तो हमें लगा कि यार हम इतना अच्छा काम करें, क्यों नहीं हम इसके लिए कुछ करते। तब हमने सोचा जो डेड बॉडी होती है उसको अगर यूसी लाइट से अगर सैनिटाइज किया तो बहुत अच्छा होगा। बाद में पता चला कि उसको डेड बॉडी ऐसी नहीं रहती, उसको प्लास्टिक से रैप किया जाता है, उसको प्लास्टिक बैग में रखा जाता है। बोले ठीक है चलेगा। हम पूरे प्लास्टिक बैग को रैप करने का सोचा और उसको ये डिजाइन बनाया। ये डेड बॉडी है, ऊपर नीचे यूवीसी लाइट लगे हुए, फिर प्लास्टिक बैग के साथ यूवीसी लाइट लगे और ऐसे मॉन्चुरी यूनिट कंटेनिंग द डेड बॉडी हम तीनों ने बनाया। ये बालपांडे कॉलेज ऑफ फार्मेसी नागपुर के सर है महाजन, ये मिसेस है सेवादल महिला महाविद्यालय की और मैं हूँ। और इसके इसलिए हमने ये पूरा कैबिनेट बनाया और कैबिनेट बनाने के बाद इसमें पेटेंट भी लिया और इसको अमरावती के इंडस्ट्री में जाके बनाया।
तब जाके ये आप देख लीजिए, ये इतना बड़ा यूनिट बनाया हमने लॉकडाउन में, और ये अंदर में ऐसा पूरा लाइट लगा कि डेड बॉडी रखो, इसको बंद कर दो तब। और इसको बनाया ही नहीं, हमने मेडिकल कॉलेज नागपुर को ये डोनेट किया इन द प्रेजेंस ऑफ आवर ऑनरेबल वाइस चांसलर। हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर सर आए थे, ये देखो यूवी लाइट के अंदर में कैसा दिख रहा हो। ये तीनों थे, ये महाजन सर, मैं और मेरी वाइफ, और इन हमारे वाइस चांसलर सर वो आए और उन्होंने इसको अच्छे से देखा, परखा, हमारा अच्छे हौसला बुलंद किया, और हमारे साथ उन्होंने फोटो खिंचा है। और ये यूनिट डीन ऑफ मेडिकल कॉलेज इनके, और ये डॉक्टर सर है, इनके कॉलेज के प्रिंसिपल है, इनके कॉलेज के महाजन कॉलेज के सर चेयरमैन है, इनके प्रेजेंस में मेडिकल कॉलेज को डोनेट किया हमने, वो हमारे वाइस चांसलर ने। कितनी बड़ी बात है, ये कंट्रीब्यूशन होता है इंस्टीट्यूट का कोरोना के इसमें, कि एक काम हमने करना चाहिए, तब जाके हमें हौसला बुलंद होता है। और फिर रिसर्च डेवलप नावल यूवी मॉन्सरी कैबिनेट, ऐसा कुछ ऐसी न्यूज आती है, तब हमें और हमारे देखने वालों को कितना आनंद मिलता होगा, ये मैं इसकी कल्पना। ये टाइम्स ऑफ इंडिया जिसमें न्यूज आना बहुत बड़ी बात होती है, एक टाइम्स ऑफ इंडिया की फ्रंट लाइन न्यूज थी, ये तो उसकी फ्रंट लाइन न्यूज थी, तो फ्रंट लाइन न्यूज में ये आया। और महाराष्ट्र के बाधित देहात अंतर्दर्शन करके भी ये आया हुआ है, तो बहुत अच्छा लगता है। और इतना ही नहीं, कोरोना मृतक का प्लास्टिक बैग से होगा, ये आपकी हिंदी में न्यूज है, आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे नागपुर विद्यापीठ के रिसर्चर ने बनाया उपकरण, कितना अच्छा लगा जब नागपुर नवभारत में आई, और हमें मेडिकल कॉलेज ने एप्रिशिएशन लेटर भी दिया। और ये इतना फेमस हाईलाइट हुआ कि ये न्यूज ऑल महाराष्ट्र में आई। और उसके बाद कई पत्रकार, टीवी चैनल वाले मेरा इंटरव्यू लेने आए, घर आए, मेरा ऑफिस में आए। पहली बार मैंने इतना काम करने के बाद में किसी ने मेरे रिसर्च के ऊपर मेरा इंटरव्यू लिया और टीवी न्यूज बनाए, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ये देखो मेरा इंटरव्यू ले रहे, और ये टीवी न्यूज पे मेरी जो बातें है, 8 चैनल पे मुझे वो न्यूज दिखाई गई, तब लगा कि नहीं, हमने कुछ करना चाहिए, और करते रहे तो बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए हर जगह टीवी न्यूज वाले मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, और ये आए पेपर में न्यूज है, तो ये चलता रहता है। हमने हमारे हौसले बुलंद रखो, हम बेसिक फिजिक्स वाले हैं, इसलिए ये नहीं कि हम कोरोना के लिए कुछ नहीं कर सकते, करना चाहिए। ये फिर हमने हमारे जो यूनिवर्सिटी के हम 4 लोग मिलके, हमने भी 2 यूनिट बनाए, हमने ड्रोन के साथ में यूवी लाइट निकाल के उसको भी एक्सपोज किया, और ट्रिपल क्लीनिंग सिस्टम भी बनाया। ये ट्रिपल क्लीनिंग सिस्टम इतना अच्छा फेमस हुआ कि उसको हमारे दोनों ये भी पेटेंट फाइल हो गए, इसमें 2 पेटेंट फाइल हो गए, ये चारों मिलके बनाए थे। और ये ड्रोन बेस्ड डिवाइस कैन स्प्रेड यूवी लाइट टू किल द कोरोना वायरस, और ये अच्छे मल्टीफोकल और ड्रोन न्यूट्रिशन यंत्र। तो ये देखो प्रोफेसर ने बनाया मल्टीफोकल ड्रोन सैनिटाइजर यंत्र, कितना अच्छा लगा। आपने अगर बनाया और आपकी इतनी न्यूज है, तो आपके प्रिंसिपल साहब कितना टॉप करेंगे, आप जिस तहसील में काम करते हैं आपका कितना अप्रिशिएशन होगा। थोड़ा अंदाज कर कीजिए, लोगों के जो काम किए उससे थोड़ा जाके देखिए कि हमारा कंट्रीब्यूशन दुनिया के लिए क्या है, तो तब जाके अच्छा बना। और हमने ये इतना ही नहीं, ये टीवाई की न्यूज है, और अच्छे ये ड्रोन बेस्ड डिवाइस डिसइंफेक्शन, और ये देखिए हमने ट्रिपल यूनिट क्लीनिंग यूनिट बनाया, और इसको हमने पूरा इंडस्ट्री में से बना के लाया, और हमारे गाइडलाइन के ऊपर, और हमने करने के बाद इसको हमने वाइस चांसलर को यूनिवर्सिटी के लिए डोनेट कर दिया। तो हमने कुछ एपरेटस बनाए, उसको कुछ डोनेट भी किए। और ये है हमारे वाइस चांसलर है, प्रो वाइस चांसलर है, LIT के डायरेक्टर है, रजिस्ट्रार थे उस समय, और ये हमारी चारों की टीम है, तो अच्छा लगता है। तो ये सब, और हमारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है डॉक्टर चिमनकर, और ये सब चीजें जब दिखती है, पेपर में न्यूज आती है, तो बहुत अच्छा लगता है। और फिर हमें लगता है कि ये देखो ये कितनी अच्छी टीम है। आज हमको हमारे टीम से नाम से जाना जाता है। और बाद में ये फार्मेसी के लोगों के 4 प्रिंसिपल है भवर कॉलेज कामठी के, वहाँ के 2 प्रोफेसर है, उनके साथ भी मैंने काम किया। और उन्होंने ऑटोमोबाइल को भी कैसे सैनिटाइज का भी ये यंत्र बनाया, और उसके लिए भी उनके पेटेंट लिए। ये मोबाइल से कैसे बस को कैसे सैनिटाइज किए, और जो मास्क को कैसे डिस्पोजल किए, इसका भी हमने यहाँ पे बनाया। तो ये अलग अलग चीज बनाते रहे, और उसमें अलग अलग चीज को हमको सपोर्ट मिलता गया। हम थके नहीं, हम काम करते गए, और कारोबार बनता गया, बोलते ना वैसा हमारा बहुत अच्छा से ये रहा। और इसी कारण ये 2 यूनिट हमने उनके साथ भी पब्लिश किए। आज हम बहुत खुश हैं
और आज कोरोना वायरस इतना बढ़ गया है कि उसको कंट्रोल के लिए इंडिया के जो साइंटिस्ट है उन्होंने कोवैक्सीन और कोविशील्ड निकाला। ये 2 इंडियन वैक्सीन है जो इंडिया में पूरे देश को भी इसका सप्लाई हो रहा है। और इंडिया के 60 साल के ऊपर जो लोग हैं उसमें से 25% आज तक वैक्सीनेटेड हो चुके हैं। तो हमारे भी कुछ हमारे पीछे सरकार खड़ी रहती है, हम सरकार के साथ काम करते हैं, सो स्टेट लेवल की हो या सेंट्रल की हो, तब जाके अच्छा होता है। मेड इन इंडिया, वैक्सीन रेडी फॉर यूज। और आजकल बहुत अच्छे इसमें हो गया। ये भारत बायोटेक अनाउंस की है, दूसरी सीरम इंस्टीट्यूट पुणे की है। तो ये चल रहा है, ये कोवैक्सीन और कोविशील्ड 2 वैक्सीन आ गई है। और इससे कारण हमारे मुख्यमंत्री सर महाराष्ट्र के, उन्होंने भी इस वैक्सीन लिया। और कोविड वैक्सीन रजिस्टर्ड यूजिंग उन्होंने एक ऐप निकाला। ऐप के लोग से जो 60 साल के ऊपर है या उनको देने जा रहे हैं, शुरू हो गया है। और जो 45 के ऊपर है जिनको कोई डिसीज है उनको भी एक डॉक्टर सर्टिफिकेट ऊपर देने जा रहे हैं। तो जिन्होंने हमारे लिए काम किया, पहले डॉक्टर्स उनको दिए, देखिए यहाँ पे भी नर्स को दे रहे हैं या डॉक्टर को दे रहे हैं। फिर हमारे जो पुलिस मैन थे जिन्होंने हमारी इसमें कोरोना वायरस की भूमिका निभाई उनको भी दिया। अभी पब्लिक को भी शुरू हो जाए और कुछ दिन के बाद हमें जो लेस देन टू 45 ईयर है उनको भी मिल जाएगा। और हम ये काम करते हैं। देखो बड़े बड़े बुजुर्ग थे, उनको एक सहारा मिला, एक सपोर्ट मिला। और इस तरफ से बहुत से ये ऐसे कोरोना वायरस के डिसइंफेक्शन यूनिट बना सकते हैं। हमारे दिमाग में बहुत आइडिया थी है, लेकिन अभी हमारा टीचिंग ये वो सब करके हम बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो भी हमने काफी अच्छा किया। देखिए ये जग में अच्छे बना चुके वजह से इसको आपको बता रहा हूँ। लेकिन अच्छा काम इसमें अभी भी चल रहा है, अभी भी हम इसमें काम कर रहे हैं। हम जल्दी से जल्दी अच्छा काम करेंगे। तो मैं इतना ही बोलूंगा, सेव और थैंक्स टू ऑल डॉक्टर्स एंड सेव और थैंक्स टू ऑल पुलिसमैन एंड ऑल सपोर्टर ऑफ कोविड। तो मैं इसी काम को लेके मेरा जो स्कोपस डेटा है उसके बेस में टॉप 2% साइंटिस्ट इन द वर्ल्ड में आया। जो एक प्रेस्टिजियस लिस्ट पब्लिश हुई है जो साइंटिस्ट की यूएस के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने किया है, उसमें मेरा नाम टॉप 2% साइंटिस्ट में। मैं गांव का हूँ और एक चौसा तहसील के पास मोगा हवेली गांव है, वहाँ का हूँ जहाँ 12वीं तक की एजुकेशन है। तो वहाँ का एक टॉप 2% साइंटिस्ट में जाना बहुत बड़ी बात है। आप लोगों ने मेहनत करना चाहिए। इसमें ये जो पेपर है इसमें उसका उन्होंने डेटा दिया और आया, ये मेरा नाम है इस लिस्ट में टॉप 2% में। और ये देखिए डॉक्टर संजय डोबले, जाति संशोधन एथिक, विश्व के शीर्ष वैज्ञानिक में शुमार हुए डोबले। कितना अच्छा लगता है जब हमारे अपने लोग इसको पढ़ते होंगे। अप्लाइड फिजिक्स में मेरे 843 पेपर है आज के डेट में, उसमें 17 थे। डॉक्टर संजय डोबले दुनिया के टॉप 2% वैज्ञानिकों में, बहुत अच्छा लगता है। तो ये कुछ आदमी करते रहे। और ये टाइम्स ऑफ इंडिया ने तो बहुत बड़ी न्यूज दे दी यहाँ पे। और उन्होंने एक मेडिकल के थे और ये उनका कंपेयर साथ में अच्छा से एक्सपोज किया। और हमने ये एलईडी मटेरियल्स बनाए थे, उसमें भी 1 लाख तक चलने वाला इको फ्रेंडली एलईडी बनाया। हम उसको भी हम लोगों में पॉपुलराइज करते हैं कि कितना ये है। नागपुर फिजिसिस्ट डेवलप द लो कॉस्ट हाई एफिशिएंट एलईडी मटेरियल्स। फिर यहाँ पे देखिए सिटी एलईडी मटेरियल और फिर मोर एनर्जी एफिशिएंट वॉलपेपर एलईडी रिप्लेसिंग द ट्रेडिशनल लाइटिंग। हमने इलेक्ट्रिक पावर बचाने के लाइटिंग में जो काम किया बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और इको फ्रेंडली एलईडी कैन सेव द 90% लाइटिंग, ये अच्छा काम किया है। ये हमारे अलग कोलैबोरेशन है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के मुंबई के साथ, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी के साथ, इंटरयूनिवर्सिटी रिसर्च सेंटर न्यू दिल्ली के साथ, नीरी के साथ और अलग यूनिवर्सिटी के साथ भी है। मैं आज तक के इटली, इजिप्ट, ग्रीस, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, स्वीडन, जापान, मलेशिया, हांगकांग और इंग्लैंड ऐसे 14 कंट्री में जाके आया हूँ। और ये मेरे रिसर्च टॉपिक में जब भी आपको बताया, लेकिन मैं इंटर्नशिप में काम करता हूँ। मेरे अंडर में अभी तक 64 PhD अवार्ड हो चुके हैं, 4 सबमिटेड है, 5 वर्क कर रहे हैं और 2 और वेटिंग कर रहे हैं। आज की डेट में मैं 75 स्टूडेंट के साथ में रिसर्च में काम कर चुका हूँ। तो मेरे इतने स्टूडेंट ने अलग अलग फंडिंग एजेंसीज के फेलोशिप मिली है। कि बच्चों को पता होना चाहिए कि अलग अलग फंडिंग एजेंसी की फेलोशिप होती है जो MSc के बाद लेके वो रिसर्च कर सकते हैं। और कुछ लोग ऐसे जो PhD के बाद हमारे साथ में काम कर, हमने उनको फॉरेन में पोस्ट डॉक फेलोशिप में भेजा, जिसको अभी 2 लाख 1.5 लाख पेमेंट मिला। ऐसे कुछ हमारे मेरे PhD स्टूडेंट है, सभी को मैं फॉरेन भेज चुका हूँ। तो ये सबसे बड़ी बात है। तो ये 2 स्टूडेंट को तो कोठारी फेलोशिप मिली हुई है जो बहुत प्रेस्टिजियस माना जाता है। और एक CSR के लोगों ने 2016 में करंट साइंस में एक रिपोर्ट दिया था कि रेयर अर्थ में काम करने वाले कितने साइंटिस्ट हैं।
उसमें 20 लोगों की लिस्ट निकली, मेरा 18वें नंबर पे नाम है। उससे ज्यादा मुझे अच्छा लगता है कि जिस पहले नंबर पे जो है वो CNR राव सर जो भारत रत्न है, उनके लाइन में मेरा नाम आया और मेरे यूनिवर्सिटी का नाम मेरे कारण इस लिस्ट में आया इंडिया के। आई एम वेरी मच हैप्पी। ये CNR राव सर है, मैं बीच में देखिए आप कितने बड़े बड़े लोग हैं, आप उसका अंदाज नहीं लगा सकते। ये इंडिया टॉप फैकल्टी रिसर्च अवार्ड है, रिशु मुझे 3 मूर्ति भवन न्यू दिल्ली में मिला 360 में, जो टॉप 2 सेकंड इन फिजिक्स में था, जो मुझे AICTE के डायरेक्टर शस्त्र बुद्धे सर के हाथों से मिला। और मैं MP से छिंदवाड़ा से महाराष्ट्र आया 1988 में। 30 साल के अंदर में जो मैंने काम किया उसके कारण में विदर्भ रत्न के नाम से जाना गया, विदर्भ रत्न पुरस्कार मुझे मिला गया। और ये हमारे प्रो वाइस चांसलर है, ये नीरी के एक्स डायरेक्टर थे, उनके हाथों से मुझे विदर्भ रत्न पुरस्कार 8 फरवरी 2020 को मिला। है ना, हम कैसे आते हैं, अपने खुद का मंजिल बनाते हैं, खुद मेहनत करते हैं तो लोग सराहते हैं। और ये मेरे इंटरनेशनल कोलैबोरेटर है। मैं इन सभी के साथ इंडिया के बाहर काम करता हूँ। यहाँ पे कई जगह मेरे स्टूडेंट जा चुके हैं, कई के साथ मेरे पेपर और बुक पब्लिश हो चुके हैं। और मैं आपके जो बिचवा के बच्चों को बताता हूँ कि आप मत डरिए, आपको लगता है हम गाँव के, मैं भी गाँव का हूँ, मैं भी एक गाँव का, मेरे भी मम्मी डैडी टीचर थे, अभी पिताजी नहीं है, मम्मी है, और लेकिन टीचर ने वो भी रिटायर हो चुकी, तो हम भी एक गाँव के हैं। तो आपको भरना लेना चाहिए। मेरा आज की फैमिली, मेरी बच्ची, मेरी मिसेस और मैं। तो ये हमारी यूनिवर्सिटी है जो अच्छा ये कर रही है। और ये मेरा रूम है जिसमें मिलेंगे मुझे कुछ अवार्ड, कुछ मेमेंटोस लगे हुए हैं। ये पेपर्स है, रिसर्च पेपर, अब्दुल कलाम साहब का जो फोटो मैंने खुद नहीं खींचा था। और ये सब ये चीजें, और जब काम करते हैं तो हमें लोगों के साथ चलना चाहिए। ये हमारे वाइस चांसलर थे जो मेरे रूम एक दिन डिपार्टमेंट आए थे, उन्होंने भी मैंने उनके साथ फोटो निकाला, बहुत अच्छा लगता है हर एक को। और ये मैं जहाँ से मैं आपको टॉक दे रहा हूँ उस चेयर पे बैठा हूँ, मेरे आंखों के सामने इतना सब लगा हुआ है। और ये मेरी टीम है, ये मेरे सब रिसर्च स्कॉलर, इतने लोगों के साथ काम करना, सबको लेके चलना बहुत बड़ी मुश्किल है। ये मैडम है राम बच्चन मैडम जबलपुर की, और ये मेरे बाकी जो रिसर्च स्कॉलर है जो PhD हो चुके हैं, जो आए हैं। और ये खैर सर है, ये नमिता ब्रह्म जो आपके साथ अभी फोटो खींचे, ये हम एक ये मेरा रिसर्च ग्रुप है। और ये सभी लोग हैं जिसमें कुछ बहुत से लोगों की PhD हो चुके हैं, कुछ कर रहे हैं। आखिर में इतना ही बोलूंगा मैं कि ये रिसर्च स्कॉलर अभी इसमें देखो, यहाँ पे ये भी साउथ अफ्रीका में है, ये भी साउथ अफ्रीका में है, ये ताइवान में है, और ये अलग अलग जगह ये जाके साउथ कोरिया में जाके आया अलग, और कुछ वेटिंग में है। ये सब काम करते हैं। तो थैंक्स टू ऑल माय रिसर्च स्टूडेंट एंड रिसर्च कोलैबोरेटर। साक्षी सहारे भी एक मेरी रिसर्च कोलैबोरेटर है, एंड माय लैब इज ओपन फॉर एनीवन फॉर रिसर्च कोलैबोरेटर। तो आके काम करना पड़ेगा। लेकिन तो ये मेरा ईमेल आईडी है, ये मेरा फोन नंबर है, और तो उसको भी मेरे पे कमेंट्स लिखना है मेल से, या ये मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर भी है, तो कर सकते हैं। रिसर्च लेबोरेटरी इज टेम्पल फॉर मी एंड माय रिसर्च इज पूजा। तो ये है, तो जिसको भी मेरे से सकते हैं या फोन कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। थैंक यू टू ऑल मी। और मैं इतना ही बोलूंगा कि काम करते रहो, दुनिया के लिए काम करते रहो, आप जीतते जाओगे और अच्छा करेंगे। लास्ट है कि माय रिसर्च टू ऑल, प्लीज व्हाट्सएप योर नंबर 9822710204 एंड दिस इज द सेम माय मोबाइल आईडी। थैंक यू वेरी मच। Thank you, Sakshi. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Thank you, sir. I'm feeling honored to get this opportunity. मैंने 1 घंटे में बराबर आपका टास्क खत्म कर दिया। हाँ, 12 से Thank you, sir. नो Thank एक्स्ट्रा। you. I'm feeling honored to get this opportunity to conclude our first technical session of day 1. Certainly the session was very informative and useful. जैसा कि सर ने बताया था कि उनके 32 पेटेंट्स हैं, उनमें से हमने बहुत सारे डिवाइसेस देखे, जैसे कि बैटरी रोवर्स, मोबाइल वेजिटेबल सैनिटाइजर मशीन, और इसके अलावा ड्रोन सैनिटाइजर इंस्ट्रूमेंट, मास डिस्पोजल मशीन, बस सैनिटाइज मशीन। ये अपने आप में ही एक बहुत ही नायाब तकनीक है जिसके थ्रू हम सैनिटाइज कर सकते हैं, क्योंकि हम हैंड सैनिटाइजर यूज करते हैं बट हम इसका हर जगह उपयोग नहीं कर सकते। इसीलिए इस तरह की किसी मशीन जिसमें हम यूवी की उस रेंज को भी यूज कर पा रहे हैं जिसका अभी तक हमने बहुत यूज नहीं किया था। जैसा कि सर ने बताया कि हम यूवी रेंज में से 210 से 280 रेंज एनएम की रेंज को यूज करके
ऑब्जेक्ट को सैनिटाइज करते हैं। जी। तो ये अपने आप में बहुत ही नायाब तकनीक है। इसके अलावा सर की एक और बात बहुत ही अच्छी लगी, जिसमें सर ने बताया कि इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड के साथ कोलैबोरेशन करके काम करने में जो तकनीक बाहर आती है या जो भी हम नायाब तकनीक को तक पहुंच पाते हैं, तो हमें सभी को किसी एक सब्जेक्ट पर बाउंड ना होकर के हमें सब सब्जेक्ट के साथ कोलैबोरेशन के साथ काम करना चाहिए। और अंत में सर ने जो एक लाइन कहा कि रिसर्च लेबोरेटरी जो है मेरी वर्कशिप प्लेस है और रिसर्च मेरी पूजा है, तो ये बात तो बहुत ही मार्मिक है, टची है, जिसमें सर ने ये लाइन बताया कि रिसर्च करना अपने आप में कंप्लीट फीलिंग देता है हमें। So I convey my thanks to sir for taking his precious time out and consent to be a speaker. Sir, indeed your words have inspired us. Thank you so much for your precious time. Thank you, sir. थैंक यू ऑल ऑफ। मैं अभी चांडक सर के लिए ये खाली कर रहा हूँ। चांडक सर नमस्कार, आप दिख रहे हैं मुझे और मैं आपको प्रणाम करता हूँ। चांडक सर नमस्कार करता हूँ सर। हाँ नमस्कार। आप मैं आपका ये अभी जो व्यासपीठ है आपके लिए खाली कर रहा हूँ, मंच आपके लिए दे रहा हूँ सर। तो आप साक्षी सहारे के इस साइंस डे में और एक चांद लगा है ऐसी उम्मीद करता हूँ सर। धन्यवाद। Now I would like to Sakshi ma'am, over to you ma'am. Thank you. So much Vaishali ma'am. Thank you so much sir. थैंक यू, वेलकम। आपके के लिए आप हमेशा हमारे साथ हैं, स्पेशली मुझे इस तरह का फील आता है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। Now I want to call Dr. Naveen Chaurasia as a chairperson for second technical session, Professor, Department of Zoology. Thank you, madam. Good afternoon, all of you. We are honored to have respected Dr. Ravindra Singh Chandok sir here on this webinar. 26 years experience in teaching and research. He has published more than 50 research papers and 32 books. He has supervised 7 PhD, of which 4 have been awarded. 1 thesis has been submitted and 2 are under process. He has organized as director, convener, and invited as a guest speaker for invited talk and chaired the technical session in various institutions. He has served in various institutes as a assistant professor, reader, principal, supervisor, director, etc. He has recently successfully allied crystals and studies on the chemiluminescence and produced during peroxide decomposition sanctioned by UGC. He is also working as member of editorial board, member of review committee, and editor. He has received many glorious awards. Sir, for outstanding services, achievement, and contribution in enriching human life and outstanding attainment by India International Friendship Society. He is honored by Chief Minister of Madhya Pradesh and Punjab. He has been also honored as a best teacher by Rotary Club and Lions Club of Jabalpur. He is awarded for service to the mankind by Sikh Society and Niskam Seva by Dhan Potohar Biradri and Samarpan Ka Samman by Brahmin Samaj Ramayanam Jabalpur. He has been honored on many occasions by Guru Singh Sabha Jabalpur. She has also various extracurricular activities such as radio talk on topic साक्षरता का महत्व और उसकी विशेषताएं, लेक्चर इन श्री साई सभा सैनिक सोसाइटी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन जबलपुर, लेक्चर इन सर्व धर्म सभा जबलपुर, अपॉइंटेड एज ए जज फॉर पश्चिम भारत विज्ञान मेला ऑर्गेनाइज्ड बाय राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान जबलपुर, invited as an advisor on the board of intercollegiate multidisciplinary exhibitions organized by
St. Aloysius College, Jabalpur. He is presently holding a position as a principal of Sri Guru Tegh Bahadur Khalsa College, Jabalpur, Madhya Pradesh. Now, I invite respected Dr. Ravinder Singh Chandok sir to deliver his lecture. Welcome, sir. थैंक यू सर। आवाज आ रही है सर मेरी? हेलो, आवाज आ रही है सर? यस सर, थैंक यू। आ रही है सर। तो मैं बिछुआ कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर आरपी यादव साहब को धन्यवाद दूंगा और मैडम सहारे को और चौरसिया जी को जिन्होंने मेरा ये बायोडाटा पढ़ा। अभी आपने मेरे बड़े भाई साहब जो धोबले जी हैं उनके रिसर्च की बात करी, मैं टीचिंग की बात करूंगा। अध्ययन जो है मेरा, क्योंकि 32-33 बुकें मैंने लिखी हैं, तो जब मैंने मैडम का 2-3 दिन पहले एक फोन आया मेरे पास, तो उन्होंने जब मुझसे बात करी तो मैंने उन्हें सहर्ष कह दिया कि नहीं, मैं जरूर आपके संग बैठ कर बात करूंगा। जो टीचर्स हैं जिनके संग मैं क्वांटम फिजिक्स की बात करूंगा, क्वांटम फिजिक्स एंड स्पिरिचुअलिटी, क्वांटम भौतिकी और अध्यात्म। आज इसके ऊपर इतना वर्क हो रहा है, इतनी किताबें लिखी जा रही हैं। मैं आपको ब्लैक बोर्ड से ही पढ़ाऊंगा क्योंकि मैं एक टीचर, पहले अपने आप को प्रूफ करता हूं कि मैं एक टीचर हूं और मैडम सहारे भी जानती है कि मैं टीचिंग को ही महत्व देता हूं, कि टीचिंग इज आल्सो वन ऑफ द पार्ट। मैडम सहारे को ये भी बताना चाहूंगा कि रिसर्च का लेक्चर हो गया और अब ये टीचिंग का एक लेक्चर हो जाएगा। ये क्वांटम भौतिकी अपने आप में फिजिक्स की दो, सबसे पहले यदि अपन देखें तो फिजिक्स बेसिकली दो चीजों पर डिपेंडेंट है, मैक्रोस्कोपिक मटेरियल और माइक्रोस्कोपिक मटेरियल। यानी यदि हम बात करें, हिंदी में बात करें, स्थूल कण और सूक्ष्म कण, इन दो चीजों पे बेसिकली पूरी फिजिक्स चलती है। जो लोग फिजिक्स को नहीं भी जानते हैं, जो फिजिक्स को नहीं भी पढ़े हैं, वे भी थोड़ी सी इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे कि दो तरह के कण होते हैं। हम खुद एक स्थूल कण है, आपका कंप्यूटर, जानवर, हर चीजें स्थूल कण है, ये सारी स्थूल कण है। और ये पूरे के पूरे स्थूल कण जो है, मटेरियल जो है, वो न्यूटन की फिजिक्स पर आधारित है, न्यूटन फिजिक्स पर है, जो आप अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, जिसको हम लोग अपनी फिजिक्स की भाषा में क्लासिकल फिजिक्स बोलते हैं, क्लासिकल फिजिक्स कही जाती है। तो शुरू से ही हम लोग क्लासिकल फिजिक्स पढ़ रहे हैं कि एक पार्टिकल है, उस पार्टिकल की कोई वेलोसिटी है, उस वेलोसिटी को लेके हमने उसका मोमेंटम भी निकाल लिया, क्योंकि मास इनटू वेलोसिटी लेके हमने उसका मोमेंटम भी निकाल लिया। उससे हमने फोर्स को डिफाइन कर दिया। जब न्यूटन साहब ने से किसी ने कहा कि क्या सेब गिरता है तो क्या चांद भी गिरता होगा, तो न्यूटन साहब ने कहा था बिल्कुल, चांद भी गिरता है, लेकिन चूंकि पृथ्वी इसके चारों ओर, सूर्य के चारों ओर घूमती है, इसलिए चांद जो है वो अपने एक अपेक्षित वेग के साथ पीछे हटता जाता है, लेकिन गिरता वो भी है। ये न्यूटन फिजिक्स थी पूरी की पूरी, जिसपे हम मैक्रोस्कोपिक मटेरियल्स पे बात कर रहे थे, कणों पे बात कर रहे थे। अभी जो हम बात करेंगे नई फिजिक्स की, उसके पहले मैं बताऊं कि यहां तक की जो फिजिक्स, न्यूटन फिजिक्स थी, ये 1860 तक हमने पूरी पढ़ी। 1860 तक ये लगता था कि यही फिजिक्स आगे जाके सारे नियमों के तहत काम करेगी, क्योंकि इसके बाद हमने इसी के फिजिक्स पढ़ी, इसी के तहत इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटोस्टैटिक्स पढ़ी। ये सारी चीजें हमारी क्लासिकल फिजिक्स यानी कि न्यूटन फिजिक्स पे थी, जो फिजिक्स के 3 रूल से, यदि आप विज्ञान को देखें तो विज्ञान एक तरह का एक रूल है, एक तरह का एक सिद्धांत है, जिसके तहत कोई नियम है, उन नियमों के तहत ही आपको कार्य करना होता है। नेचर में सब कुछ है। भौतिक विज्ञान एक ऐसी शाखा है, एक ऐसी ब्रांच है जो बिल्कुल फिजिकली है सारी चीजों में, लेकिन उसके लिए कुछ ना कुछ प्रिंसिपल्स हैं, जो न्यूटन साहब के प्रिंसिपल थे। न्यूटन के तीनों प्रिंसिपलों के बेस पे ये सारी थ्योरी चलती रही, सारी थ्योरी बनती रही। लेकिन इस बीच में एक दूसरी क्रांति करने के लिए
हाइगन्स साहब आए जिन्होंने वेव थ्योरी दी, लाइट की वेव थ्योरी जो आपने पढ़ा होगा। ये जो स्टूडेंट्स हैं ये सब जान रहे होंगे कि मैं उनको एक रिपीट पूरी फिजिक्स करा रहा हूं और उसके बाद मैं उसको अध्यात्म में लाऊंगा। हमने एक वेव थ्योरी भी पढ़ी, अब यहाँ पार्टिकल थ्योरी थी, अब वेव थ्योरी आ गई, दूसरी वेव थ्योरी बन गई हाइगन्स की वेव थ्योरी। इसके साथ साथ वर्क होते होते हम यहां तक पहुंच गए, 1900 तक पहुंच गए, 1900 तक पहुंच गए। 900 पे हमारे एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए, सर अल्बर्ट आइंस्टीन, और इनके एक फ्रेंड जिनका नाम प्लांक। कुछ लोग कहते हैं कि प्लांक साहब बहुत नहीं किए, ये सब हाइगन्स थ्योरी ने बता दिया ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी और पार्टिकल। हाइजेनबर्ग दो फिजिकल क्वांटिटी कोई भी मतलब जो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हो, पोजीशन और मोमेंटम, एनर्जी और टाइम, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर एंगल, यहां बात करें तो पोजीशन यानी एक्स, मोमेंटम यानी पी, एनर्जी ई, टाइम टी, एंगुलर मोमेंटम जे, एंगुलर एंगल फाई। ये कुछ एक फिजिकल क्वांटिटी है जो आपस में कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी के फॉर्म में। देखिए कोई भी चीज हो, मनुष्य भी जो है वो अपने एक प्रतिरूप रूप में आपको जरूर मिलता है। कई बार आपने सुना होगा कि मेरे जैसा एक व्यक्ति फलानी फलानी जगह में बिल्कुल वैसा, बिल्कुल मुझ जैसा दिखता है। जैसे अभी धोबले साहब अपने लेक्चर में कह रहे थे कि मेरी डिफरेंट फोटोज ये दिख रही हैं, ऐसे ही हर व्यक्ति का एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म हमेशा होगा। जो आर्टिस्ट होते हैं वो भी कभी कभी अपना जब फोटो आर्ट करते हैं तो बहुत कॉम्प्लेक्स फॉर्म में वो लाके फोटो अपने सामने खड़ी कर देते हैं और हम लोग कहते हैं हाँ यार ये चीजें बिल्कुल है। तो हाइजेनबर्ग भी ये काम कर रहे थे कि उन्होंने दो फिजिकल क्वांटिटीज ली अलग अलग, जो कि आपस में कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी थी, और जब इनका मेजरमेंट किया, जब इनको मेजरमेंट फॉर्म में लिया तो उन्होंने ये देखा कि इनका मेजरमेंट जो है वो h/2 के अप्रोक्सीमेटली है। इनका जो मल्टीप्लिकेशन है इन क्वांटिटीज का, ये अनसर्टेनिटी ऑफ पोजीशन, ये अनसर्टेनिटी ऑफ मोमेंटम, ये जो डेल है, इसकी बात मैं बताऊं कि जो गैलीलियो साहब थे वो हमेशा मैथमेटिक्स को बहुत प्यार करते थे, मैथमेटिक्स बहुत पढ़ते थे, लेकिन थे फिजिक्स के स्टूडेंट। और जिस समय कैलकुलस की बात हो रही थी, मैं बीच में इसलिए थोड़ा सा आपको बीच में बता रहा हूं कि ये डेल कहां से आ रहा है और क्या चीजें हो रही है, क्योंकि फिजिक्स और मैथमेटिक्स भी एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है। जो गॉड है वो मैथमेटिशियन भी है और फिजिसिस्ट भी है, दोनों चीजों में है, दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म है पूरे के पूरे। यदि आपको मैथमेटिक्स बहुत अच्छी आती है तो आप फिजिक्स के बहुत अच्छे टीचर हो सकते हैं, यदि आपको फिजिक्स बहुत अच्छी आती है तो आप मैथमेटिक्स के भी बहुत अच्छे टीचर हो सकते हैं। ये एक ऐसा कॉम्प्लीमेंट है। तो गॉड बिल्कुल ऐसे ही है, दोनों चीजों को लेकर चलने वाले। तो मैं कैलकुलस की बात कर रहा था। कैलकुलस जो है वो चेंज ऑफ वेरिएबल है, चेंज, किसी चीज का परिवर्तन, उसको कहते हैं अपन कैलकुलस। वही साइन को हमने यहां पर यूज करने के लिए ये डेल लिखा, डेल एक्स यानी एक्स का परिवर्तन, डेल पी यानी मोमेंटम का परिवर्तन। इसी को हमने कहा अनसर्टेनिटी ऑफ द पोजीशन, अनसर्टेनिटी ऑफ द मोमेंटम, दोनों चीजें, दैट इज अप्रोक्सीमेटली बाई h/2। जैसे मैं आपसे कहूं कि एक बहुत बड़ा क्लासरूम है, इस क्लासरूम में एक बच्चा बैठा है, एक स्टूडेंट बैठा है, तो आप फट से बता देंगे कि वहां पर एक बच्चा, लेकिन उस बच्चे का मोमेंटम कितना होगा ये आप डिफाइन नहीं कर पाएंगे। क्योंकि वो इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि उस बच्चे की कितनी चाल आप मिल रही है, कितना स्पीड से वो चल रहा है, क्योंकि म्यूचुअल इंटरेक्शन नहीं है किसी का भी उसके साथ। इसलिए वहां पर आप उसकी पोजीशन को सर्टेन कर सकते हैं, लेकिन मोमेंटम अनसर्टेन रहेगा। मतलब एट ए टाइम both the quantity cannot be measured, either measured position or measured momentum. Similarly, यदि मैं छोटा सा बॉक्स ले लूं और उसमें पार्टिकल रख दूं, तो यहां इस कंडीशन में उस छोटे से बाग में कितने पार्टिकल्स होंगे, उस पार्टिकल्स के पोजीशंस को आप मेजर नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो इतनी जल्दी म्यूचुअल इंटरेक्शन में होंगे, घूमेंगे, कि आप उनका मोमेंटम फॉलो कर सकते हैं। तो हाइजेनबर्ग यहां पर इस चीज को
मेजरमेंट को, जिसको हम कहते हैं एरर, और इस एरर को हमने फिजिक्स में नाम दिया एक्सपेक्टेशन वैल्यू, संभावित मान, और इसको हमने शो किया इस नोटेशन से, या हम इसको एक कह सकते हैं मीन वैल्यू। मैं ये सब इसलिए बता रहा हूं कि जब हम अध्यात्म में आएंगे तो ये सारी चीजें फिजिक्स की वहां पर जुड़ेंगी। जैसे मैंने आपसे फिर से रिपीट कर रहा हूं, हम शुरू से बात कर रहे हैं एनर्जी और फ्रीक्वेंसी की। दूसरी मैंने आपसे बात की कि दो फिजिकल क्वांटिटीज जो आपस में कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हैं वो अप्रोक्सीमेटली h bar by 2 होते हैं, एंड इट कैन नॉट बी मेजर्ड बोथ द क्वांटिटी एट द सेम टाइम। इस बात को बहुत अपन को समझना है कि सेम टाइम में हम पोजीशन और मोमेंटम किसी मटेरियल पार्टिकल का मेजर नहीं कर सकते। हम यदि मेजर हमें करना है, आइदर यू कैन मेजर पोजीशन और यू कैन मेजर मोमेंटम, और वो एक्सपेक्टेशन वैल्यू जो है, मीन वैल्यू जो है, वह हमें इस नोटेशन से हम डिफाइन कर। अब श्रोडिंगर साहब ने तो इस बात को पूरा बदल दिया, जो वेव थ्योरी बनाई, क्योंकि इसको करने के लिए, इस एरर को खत्म करने के लिए, इस डायनामिकल चीजों को खत्म करने के लिए श्रोडिंगर साहब ने सबसे पहला एक बहुत बढ़िया दे दिया वेव फंक्शन, जिसको हम बोलते हैं तरंग फलन, और जिसको नोटेट करते हैं हम साई से। ये यहां से आप थोड़ा सा अध्यात्म की तरफ अब जाने की कोशिश करने लगेंगे। ये एक नई चीज डिफाइन हो गई, वेव फंक्शन। ये भी एक कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है, ये भी अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है, लेकिन इसका कंडीशन ये है कि ये साई इंटू साई कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट डी टाउ, टाउ मतलब पूरे ब्रह्मांड में ये वेव फंक्शन चल रहा है, पूरे ब्रह्मांड में ये वेव फंक्शन है, पूरे ब्रह्मांड में इस वेव फंक्शन में आप देख रहे हैं। हम जब देखते हैं पूरे, यदि जो आप अध्यात्म की बात करते हैं, यदि आप अध्यात्म की तरफ जाते हैं, तो हम आजकल देख रहे हैं कि व्यक्ति को हमेशा ये कहा जाता है अटेंशन रहिए, किसी न किसी चीज का ध्यान करना सीखिए, अपने आप को ईश्वर से जोड़ना सीखिए। कितने आज लोग इस चीजों में लगे हैं, कई प्रोफेसर आईआईटीज के, आईईएम के, पढ़ाई लिखाई पूरी सब पढ़ने के बाद आज अध्यात्म को जोड़ रहे हैं, अध्यात्म को जोड़ रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि अध्यात्म को इस चीजों के लिए जो श्रोडिंगर साहब ने कहा, अभी मैं एक श्रोडिंगर कैट थ्योरी भी आपको बताऊंगा। मनुष्य जब सोता है तो मनुष्य का जो मस्तिष्क है वो 25% काम करता है, और हम जब लेटते हैं आराम करने के लिए, सोने के लिए, तो पूरा हमारा शरीर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में चलता है। और आप देखिए, कभी कभी कोई सपना आपको सुबह भी याद रहता है, और कभी कभी कोई सपना कितने भी आ जाएं, आप सुबह उठ के बोलते हैं अपनी मदर को कि सपना तो आया, लेकिन मुझे याद नहीं है कि कैसा सपना आया, ये याद नहीं रहा। आपकी स्मृति में वो चीज बैठती नहीं, लेकिन कई समय आपको ऐसा होता है कि वह सपना आपको वैसे का वैसा सुबह याद रहता है। दैट इज द क्वांटा। यही है वो पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, जो बहुत सूक्ष्म कणों में विद्यमान हैं पूरे ब्रह्मांड में। और जब वहां पर वेव फंक्शन क्लप्स होता है, जैसे मान लीजिए ये बहुत सारी चीजें हैं, इसको मैं बोलता हूं कि ये क्लप्स हो गया। जैसे ये क्लप्स होगा, आपको लाइट इमिट मिलेगी, चाहे वो लाइट के फॉर्म में मिले, चाहे आपको वो स्मृति के फॉर्म में मिले। क्योंकि आपने बहुत सारी चीजों को अभी अध्यात्म नहीं किया है, तो हो सकता है कि वो चीजें आपको अध्यात्म रूप में न मिल पाए। लेकिन जो लोग संसारिक चीजों को छोड़ के, व्यवहारिक चीजों को छोड़ के, अपने आप को एक सीमित दायरे में लेके ईश्वर को मानते हैं, गॉड को मानते हैं, वह अध्यात्म से जुड़ते जाते हैं। आप देखिए, कभी कभी जब आंख आप बंद, पहले आपको क्या सिखाया जाता है कि आप आंख बंद कर लीजिए। जैसे आप आंख बंद करते हैं, आपको अंधेरा दिखना शुरू हो जाता है, पूर्णतः अंधेरा दिखता है। और उस अंधेरे के बाद जो सामने व्यक्ति आपको सिखा रहा होता है, वह आपसे कहता है कि नहीं, अभी आप धीरे धीरे एक लाइट को महसूस करेंगे। वो लाइट क्या है? वो लाइट ही है क्वांटा। उसी लाइट को हम क्वांटा कहते हैं।
वही लाइट एक क्वांटा फॉर्म में है, वेव फॉर्म में है। श्रोडिंगर यही कह रहे थे। तो श्रोडिंगर ने इसको बताने के लिए एक वेव फंक्शन यूज किया और उस वेव फंक्शन का ये जो मैंने आपको लिखा इंटीग्रेशन साई कॉम्प्लेक्स डी टाउ, ये एक प्रोबेबिलिटी किसी भी मटेरियल पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी डायनेमिक डेंसिटी ये कहलाए। और ये दो कंडीशन में रही। यदि अपन इन दोनों को ऐसा भी लिख सकते हैं तो ये मॉड साई स्क्वायर होगा। ये वैल्यू इमेजिनरी है, लेकिन ये जो वैल्यू आएगी ये वैल्यू रियल वैल्यू आएगी, मॉड साई स्क्वायर। इसलिए जब हम दो कंडीशंस पे अपने देखते हैं, साई कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट डी टाउ जब नॉर्मलाइजेशन कंडीशन में होता है, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन में होने का मतलब ये दोनों इंटीग्रेशन की वैल्यू 1 होती है। और जब ये ऑर्थोगोनल कंडीशन में होता है तो ये वैल्यू 0 होती। इसी को लेके श्रोडिंगर साहब ने भी एक बहुत बढ़िया कैट थ्योरी बनाई, श्रोडिंगर कैट थ्योरी कहलाई वो। और श्रोडिंगर कैट थ्योरी में उन्होंने इस चीज को डिफाइन करने के लिए यही फंडा लिए जो मैं आपको बता रहा हूं। इन्हीं चीजों को उन्होंने लेके चले। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक कमरे में एक बिल्ली को बंद कर दी, कैट को बंद कर दिया। यहां कुछ रेडियो एक्टिव मटेरियल रख दिया, रेडियो एक्टिव मटेरियल, एक हथौड़ा रख दिया, एक स्क्रीन लगा दी देखने के लिए, लेजर स्क्रीन, और यहां पर वो बिल्ली को रख दी। तो अकॉर्डिंग टू श्रोडिंगर यदि हम बोले तो साई कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट डी टाउ किसी भी बिल्ली के पाए जाने की जो उसकी प्रोबेबिलिटी है वो इस कमरे में है। आज की डेट वो बिल्ली इस कमरे में है, हमें यह यथार्थ रूप से मालूम है क्योंकि हम श्रोडिंगर की थ्योरी को जानते हैं। लेकिन अब हमारे सोचने का नजरिया देखिए आप। अध्यात्म में एक बार हम नॉर्मलाइजेशन कंडीशन में सोचते हैं, एक बार हम ऑर्थोगोनल कंडीशन में सोचते हैं। तो मनुष्य के जो संवेदनाएं हैं, मनुष्य की जो चेतना है, मनुष्य की जो अंदर की एनर्जी है, वे एनर्जी उसे उस तरह का सोचने पे मजबूर। तो सम टाइम क्या होगा, बिल्ली हमको मरी मिलेगी, और सम टाइम क्या होगा, बिल्ली हमको जीवित मिलेगी। जब जीवित मिलेगी उस समय क्या कंडीशन होगी कि जो रेडियो एक्टिव डिके है ये नहीं हुआ होगा, और जब बिल्ली मरी हुई मिलेगी उस समय का समय में रेडियो एक्टिव मटेरियल जो है उसका डिके हो चुका होगा। तो मैं वही कंडीशन आपको बता रहा था कि एक क्वांटा के हिसाब से, एक भौतिकी के क्वांटम भौतिकी के हिसाब से ये रहस्यमय चीजें हैं जो आज भी रहस्य हैं। कई लोग बोलते हैं हम यहाँ हैं और कुछ देर के लिए किसी दूसरे स्थान पर कोई और बैठा हुआ है, उसके बारे में उन्होंने सोचा और उसी समय उसका टेलीफोन आ जाता है। तो आप बोलते हो कि मैं अब भी आपको याद कर रहा था, आपका फोन आ गया। तो उसका मतलब ये है कि हमारी जो फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग है और उनकी जो फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग है दोनों कहीं ना कहीं जुड़ गई, और जब दोनों जुड़ गई तो ऑटोमेटिकली जो विचार हमने उनके बारे में सोचा था वो विचार उनके पास में प्रकट हो गए। बिल्कुल यहां पर मैं वही बात आपको बता रहा था कि जब नॉर्मलाइजेशन कंडीशन होगी तो ये रेडियो एक्टिव डिके नहीं हुआ होगा, बिल्ली जीवित मिलेगी। लेकिन यदि रेडियो एक्टिव डिके हो चुका होगा तो इसका मतलब है कि बिल्ली मर चुकी है। ये कंडीशन सोचने का दायरा आपका है। यदि अपन इसके कई एक्सपेरिमेंट करें तो बहुत सी जगहों में आपको 1 भी 0 ही मिलेगा, यानी कि बिल्ली मृत भी मिलेगी। ये श्रोडिंगर की कैट थ्योरी है, इस पे आज भी बहुत काम हो रहा है, रहस्यमय चीजों पे काम हो रहा है। मिस्टर दीपक चोपड़ा हैं जो इस पे सबसे ज्यादा काम कर रहे हैं इस समय बेंगलोर के, और उनको बहुत सारी उनकी किताबें भी हैं। कभी आप यदि क्वांटम भौतिकी और रहस्य अध्यात्म को पढ़ना चाहेंगे तो आपको दीपक चोपड़ा की बुक्स बहुत कुछ पढ़ने को मिलेगा। मैं आपको एक और चीज में और लाऊंगा इस चेतना के साथ कि कई बार कई पेरेंट्स इस बात से बड़े असहमत रहते हैं कि उनके जो बच्चे हैं वे बहुत एक्टिव नहीं है, उनकी पढ़ाई जो है बहुत स्लो है,
वे सुबह नहीं उठते, बहुत सी शिकायतें पेरेंट्स की रहती हैं। लेकिन फिर से कहूंगा कि अध्यात्म की इस चीजों में, क्वांटम भौतिकी की ये चीजों में यदि आप अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं तो देखिए, जब आप सोते हैं तो रात को यदि आप उस बात को कह के सो रहे हैं अपने आप से, तो आपका जो अंदर का चेतना स्वर चल रहा है, एनर्जी परफॉर्म चल रहा है, वे आपको सुबह उस बात से जगाएगा 100%, आपको उठाएगा 100%। यदि आप कभी इसको करके देखिए, रात में आप इस बात को कह के सोइए कि मुझे सुबह 4 बजे उठना है, तो आपके अंदर की जो एनर्जी है, जो मैंने आपको बताया, जो अंदर आपका नैनोस्कोपिक एनर्जी चल रही है, वे एनर्जी आपके मस्तिष्क को सुबह जगाएगी और आपसे कहेगी कि आप सुबह उठिए, 4 बज गया है। ये आपको क्वांटम उठा रहा है, क्वांटम भौतिकी का अध्यात्म उठा रहा है। बिल्कुल सिमिलरली मैं ऐसा कहूंगा कि कुछ लोग सुबह उठते हैं और सबसे पहले न्यूज़पेपर की कोई न्यूज देखी, डेड न्यूज देखी, और उनका चेहरा उतर गया। उनने अपने मन की संवेदनाओं को ऐसा बना लिया कि अरे आज तो दिन खराब ही जाना है, बिल्कुल कुछ नहीं हो सकता। ये सारी चीजें भी आपके अंदर की नैनो चीजों का है। जिस तरह की आप अपनी स्मृति को बना लेते हैं, बिल्कुल वैसे ही चीजें आज देखिए, इसीलिए लोग पॉजिटिव थॉट्स भेजते हैं सुबह लोगों को बोलने के लिए, लोगों को सुनने के लिए। क्यों? क्योंकि हम अपने जो पूरा शरीर हमारा है, अंदर से पूरा माइक्रोस्कोपिक, हम ऊपर से मैक्रोस्कोपिक हैं, लेकिन अंदर जो हमारा मन है वो पूर्णतः माइक्रोस्कोपिक है। उसमें हर बात, छोटी से छोटी बात हमारे मस्तिष्क को घुमाती है। अनकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड, अभी ये मैं आपसे बात कर रहा हूं, वो कॉन्शियस माइंड में बात कर रहा हूं। जब मैं अनकॉन्शियस माइंड में रहूंगा तो मैं कब रहूंगा? जब मैं सुबह उठूंगा। आप देखिएगा, जब सुबह सुबह व्यक्ति उठता है, इसलिए लोग कहते हैं, बुजुर्ग लोग कहा करते थे, हम लोग इस बातों को मानते नहीं है, बुजुर्ग लोग कहा करते थे कि अनकॉन्शियस माइंड में जो भी चीज आप पढ़ लेंगे वे बात आपके दिमाग तक बैठ जाएगी, इसीलिए कहा जाता था। और वो बात वास्तव में छूटती नहीं है, क्योंकि आप सुबह जब उठते हैं बिल्कुल अनकॉन्शियस माइंड में रहते हैं, अनकॉन्शियस माइंड में उस बात को करते हैं। यही चीजों को क्वांटम के हिसाब से श्रोडिंगर ने भी बहुत सारी थ्योरीज में समझाया, अपनी एप्लीकेशंस दी, डिफरेंट एप्लीकेशंस को समझाया, और इन एप्लीकेशनों के तहत श्रोडिंगर ने इस प्रयोग को किया। ये अध्यात्म जो है, आप अभी देखिए, मैं कल ही एक चीज को पढ़ रहा था, जब मैडम का फोन आया तो मैं उस चीज को, क्योंकि मैडम ने एक रिफ्रेशर कोर्स ज्वाइन किया था, और उस रिफ्रेशर कोर्स में मैंने इसी चीज को बहुत लेबरेट फॉर्म में किया था, क्योंकि आज समय कम था, 1 घंटे का बोलना था, तो मैंने उसको समय को सीमित करने के लिए कुछ पॉइंट्स को बीच में ओमिट भी किया कि स्टूडेंट्स लाइफ, जो अपना स्टूडेंट है उसकी लाइफ में यदि आप साइंस की तरह चलते हैं, क्योंकि देखिए मैंने आपको पहले बताया, साइंस की तरह चलना है आपको, तो आपके कुछ ना कुछ रूल्स होंगे, आपको रूल्स को फॉलो करना होगा निश्चित रूप से। यदि आप वो रूल्स को फॉलो नहीं कर सकेंगे तो आप अपने आप को मोटिवेट नहीं कर सकेंगे, आप अपने आप को इस पूरी पृथ्वी पर नहीं चल पाएंगे। आपको कई लोग दिखते होंगे, बहुत लेजी लोग दिखते होंगे, उनको बोले डिप्रेशन हो गया, कई लोग आपको दिखते होंगे किसी आदतों में बैठ गए। ये सारी चीजें, चूंकि अपन जो हमने रूल्स बनाए हैं उन रूल्स को हम फॉलो नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम इस तरह की व्याधियों में पड़ जाते हैं। लेकिन यदि हम क्वांटम की थ्योरी को देखें, क्वांटम थ्योरी को मैंने पहले बताया कि पूरा ब्रह्मांड, इस पूरे ब्रह्मांड में स्पेस भी है और टाइम भी है, चारों चीजें हैं, एक्स वाई जेड भी है और टी भी है। इसलिए श्रोडिंगर साहब ने साई RT यूज किया, आर मतलब ये पोजीशन हो गई, आप इसको यूज किया। इस पूरे ब्रह्मांड में बहुत छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स, नैनो पार्टिकल्स सब चल रहे हैं, मूव हो रहे हैं, जो आपको नहीं दिख रहे। लेकिन जैसे ही आप अपने अंदर की एनर्जी को बढ़ाते हैं, इसलिए आपने देखा होगा जितने भी आज की डेट में सुबह सुबह आपको दिखते हैं, बहुत से मोटिवेटर दिखते हैं जो ध्यान करवा रहे हैं। भगवत गीता में लिखा है, श्री कृष्ण ने कहा है कि यदि आप अपने आप को अंदर से सीमित नहीं करते हैं, प्रोबेटिक इंटरपेक्शन नहीं करते हैं अपने अंदर का आप, तो आप अपने आप से कभी नहीं जीत सकते। और यदि आप इसको कर लेते हैं तो आप अपने अंदर से अपने आप को जीत लेंगे। और जब ये अपने आप को जीत लेंगे तो ये मान के चलिए कि पूरी दुनिया आपको
पूरी प्रकाश से भरी दिखेगी। ऐसा लगेगा कि ईश्वर आपके सामने खड़ा है और ईश्वर आपसे पूरी बात कर रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आपके अंदर की एनर्जी कहेगी। और वो एनर्जी कैसे बनेगी, कैसे होगी, ये आपके, कई लोग इस पे ध्यान की अलग अलग प्रवृत्तियां बताते हैं। ये आपके अंदर पूरी ऊर्जा निहित है। अब उस ऊर्जा को आप कंटिन्यूअस करना चाहते हैं कि डिस्क्रीट लेवल में रखना चाहते हैं, ये आपके ऊपर। और एनर्जी यदि कंटिन्यूअस हो जाती है तो आपने देखा होगा कि कई लोग समाधि में लीन हो जाते हैं और चले जाते हैं। इसलिए एक व्यवहारिक आदमी एनर्जी को बंडल्स, पैकेट्स के फॉर्म में करके डिसकंटिन्यूअस करता रहता है और अपने आप को जगाता रहता है। मुझसे कई लोग मिलते हैं, यहाँ पर जबलपुर में माँ नर्मदा की नगरी है ये, और इस माँ नर्मदा की नगरी में जो विशाल नर्मदा नदी है उस पर कई लोगों को मैंने देखा है, कई साधु संतों को मैंने देखा है। निहाट एनर्जी है उनके अंदर, और उस एनर्जी को वो किस तरह से अपने आप से कंटिन्यूअस करते हैं, वो एनर्जी तो मुझे पूरी फिजिक्स याद आती है, श्रोडिंगर याद आते हैं। और जो श्रोडिंगर का सबसे फेमस इक्वेशन है H psi is equal to IH bar del psi of del t, या जिसको हम कहें del square psi plus twice m upon h bar square e minus v psi is equal to 0। तो यहां पर पूरी एनर्जी का श्रोडिंगर ने एक ऐसा रिलेशन बना के, और इसके ऊपर फिर बहुत सारी एप्लीकेशन फिजिक्स की शुरू हुई, जिस पे बहुत सारा काम आज भी हो रहा है और आज भी लोग इस पे काम कर रहे हैं।